दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है। प्लेन में से ऋषभ बाहर निकल कर आता है। अभय, वेलकम बैक टू होम। ऋषभ, कैसा है भाई? अभय अपने भाई के पास गया और उसे गले लगाया। बिल्कुल ठीक, चल घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे, अभय ने कहा और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। घर में सब तैयारी कर रहे होते हैं और शारदा जी सारा काम देखती है। शारदा, जल्दी से सारा काम खत्म करो, ऋषभ आता ही होगा। जी मैडम। विकास जी, शारदा के पति। शारदा जी, आप क्यों चिंता कर रही है? सारे काम हो गए हैं। आप ना कुछ नहीं समझते, मेरा बेटा 4 साल बाद अपने घर वापस आ रहा है, उसका स्वागत तो अच्छे से होना चाहिए ना। गीता, जी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। शारदा, शारदा जी, गीता अच्छा हुआ तुम आ गई, ऋषभ की पसंद का सारा खाना बन गया है ना। गीता, जी दीदी, सारा खाना बन गया है। उर्मिला देवी, बहू तू चिंता ना कर, सब हो गया है। शारदा, जी माँ जी। विकास जी, गीता सम्राट कहाँ है? जी वो अंदर है, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। और वह अंदर चली गई। तभी वहाँ मयंक आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मयंक, क्या बात है, लगता है सब बहुत बिजी है। समीर, बिजी तो होंगे ना भाई, ऋषभ भैया आ रहा है। गुड मॉर्निंग समीर, मयंक ने कहा। समीर, मोम, ऋषभ भाई के आने में अभी टाइम है, तब तक हमें तो नाश्ता दे दीजिए। तभी नेहा नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देती है। समीर, थैंक यू नेहा भाभी, वरना हमें लगा जब तक भाई नहीं आएंगे हमें भूखा रहना पड़ेगा। समीर नाश्ता करने वाला होता है, तभी शिवम आकर उसके हाथ से पराठा ले लेता है और खाने लगता है। समीर चिल्लाते हुए, छोटी माँ, शिवम ने फिर से मेरा पराठा ले लिया है। तभी गीता वहाँ आती है और कहती है, शिवम तू कभी नहीं सुधरेगा। कभी नहीं माँ, शिवम ने पराठा खाते हुए कहा। मयंक, जाने दीजिए छोटी माँ, ये दोनों नहीं सुधरेंगे। गीता जी, नेहा बेटा मेरे साथ अंदर चलो, कुछ काम है। जी छोटी माँ। फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर नेहा ने पूछा, छोटी माँ झनक उठ गई? हाँ, बहुत मुश्किल से उठाकर आई हूँ, आती ही होगी। कुछ देर में ऋषभ आ जाता है, सब उसे गले लगाते हैं। शारदा जी उसकी आरती उतारती है। झनक, ऋषभ भाई आप मेरे लिए क्या लाए हो? ऋषभ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, तो दीजिए ना। गायत्री, झनक पहले ऋषभ को सुकून से बैठने तो दो। कोई बात नहीं छोटी माँ, वैसे दादू और मेरी प्रिंसेस कहाँ हैं? नेहा, आपकी प्रिंसेस दादू को वॉक पर ले गई है, आती ही होगी। ऋषभ, ठीक है वो आ जाए, फिर सबके गिफ्ट साथ में देता हूँ। तभी अनाया आती है और कहती है, भाई। ऋषभ उसे देखता है और जोर से उसे गले लगा लेता है। कैसी है मेरी प्रिंसेस? अनाया, बिल्कुल ठीक भाई। दादी, नैना तुम्हारे दादू कहाँ हैं? यही तो है। तभी सब देखते हैं कि दादू धीरे धीरे आ रही है। ऋषभ उनके पास जाता है और उनके पैर छूता है और कहता है, कैसे है आप दादू? ठीक हूँ बेटा, तेरी ये जो बहन है ना, उसके होते हुए मुझे कुछ कैसे हो सकता है? दादू ने अनाया की तरफ इशारा करते हुए कहा। शारदा जी, अच्छा चलो सब नाश्ता कर लो। अनाया, अनाया चलो बेटा। जी माँ। फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। पूरे दिन ऋषभ अपने दोस्तों से मिलता है और फिर रात में घर वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के लिए आते हैं। आज देखते हैं कि विकास, मयंक और शिवम कुछ परेशान है। क्या बात है विकास, सब ठीक है ना? दादू ने पूछा। जी पापा, सब ठीक है। मयंक, दादू दरअसल बात यह है कि आज हमारे एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है, लेकिन मैं चाचू पापा सब बिजी है, तो मीटिंग कौन करेगा? और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। मैं करूँगा, ऋषभ ने कहा। आलोक जी, लेकिन ऋषभ तू अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट तू कैसे कर पाएगा? कर लूँगा चाचू, मुझे बस एक कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है, वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ऋषभ, मीटिंग आज ही है, तुम कर लोगे ना? जी पापा। पापा आप देखना, मेरे ऋषभ भाई बेस्ट करेंगे, अनाया ने कहा। फिर विकास जी, आलोक जी, मयंक और ऋषभ ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर ऋषभ बहुत अच्छे से मीटिंग करता है, सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। विकास जी और मयंक यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मीटिंग के बाद ऋषभ किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस से चला जाता है और विकास जी, आलोक जी और मयंक अपने क्लाइंट के साथ विकास के
केबिन में आकर बैठ जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा विकास साहब, आपका बेटा बहुत होशियार है। उनके क्लाइंट मिस्टर मित्तल ने कहा। जी वो तो है, विकास ने कहा। मिस्टर मित्तल, विकास साहब मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर ले। मैं समझा नहीं मिस्टर मित्तल, मैं चाहता हूं कि आपके बेटे ऋषभ और मेरी बेटी सिमरन की शादी हो जाए। ये सुनकर सब हैरान हो गए। विकास जी, माफ कीजिए मिस्टर मित्तल, यह नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? मेरी बेटी अमीर है, मॉडर्न है, हर तरह से आपके बेटे के लायक है। विकास जी, मिस्टर मित्तल, हमें हमारे बेटे के लिए कोई मॉडर्न लड़की नहीं बल्कि एक संस्कारी लड़की चाहिए, जो हमारे घर को जोड़कर रख सके, जो मेरे बेटे को संभाल सके, उसे प्यार करे। मिस्टर मित्तल गुस्से में, आप जानते हैं ना मिस्टर खन्ना, मैं ये प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूँ। विकास जी, मिस्टर मित्तल, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। यह सुनकर मिस्टर मित्तल वहां से चले जाते हैं। मयंक, आपने बिल्कुल सही किया डैड। शाम को सब घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी विकास जी, आलोक जी और मयंक आते हैं। ऋषभ, प्रोजेक्ट कब से शुरू करना है पापा? ऋषभ, हमने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, मयंक ने कहा। ऋषभ, क्यों? आलोक जी, हमें बाद में पता चला कि वो क्लाइंट कुछ सही नहीं है, इसीलिए। छोड़िए ना ये ऑफिस की बातें, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है, समीर ने कहा। शिवम, कितना खाएगा यार, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अब है फिर शुरू हो गए दोनों। तभी अशोक जी अंदर आते हैं और कहते हैं, कैसे हैं आप सब? उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। शारदा जी, अरे अशोक भाई साहब आइए ना। दादी, क्या बात है अशोक, इतने सालों बाद? अशोक जी, मुंबई आया था, सोचा आप सबसे मिल लूं, बस इसीलिए आ गया। लेकिन कहना पड़ेगा, आपका परिवार आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। सभी बच्चे अशोक जी के पैर छूते हैं। अशोक जी, वैसे मैं एक और काम से भी आया हूँ। दादाजी, कैसा काम अशोक? मैं ऋषभ के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अशोक ने कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, खासकर ऋषभ। अनाया, रिश्ता ऋषभ भाई के लिए? कौन है अंकल? अशोक जी, यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। लड़की बड़ी ही प्यारी है और बहुत संस्कारी भी। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरे दिमाग में सिर्फ ऋषभ का ख्याल आया। मैंने सोचा मैं यहाँ आ ही रहा हूँ तो क्यों ना आप सबसे बात कर ली जाए। विकास जी, तुम्हारी बात सही है अशोक, लेकिन हम सबको इसके बारे में आपस में बात करनी होगी। मैं समझता हूँ, अशोक ने कहा और अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाली और उन्हें देते हुए बोला, यह उस लड़की की फ़ोटो है, आप लोग देखकर मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा। और वहाँ से चला गया। ऋषभ बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। गीता जी, मुझे लगता है यह फैसला ऋषभ का होना चाहिए। आलोक जी, हाँ, लेकिन किसी को इस बारे में उससे बात करनी होगी। शारदा जी, नेहा तुम उससे बात करो, तुम ऋषभ की भाभी हो, उसे अच्छे से समझा पाओगी। नेहा, जी माँ, और कोई भी ऋषभ को परेशान नहीं करेगा इस बारे में। मैं गीता जी ने सभी बच्चों से कहा। अनाया, लेकिन छोटी माँ, हम फोटो तो देख सकते हैं ना? दादी, हाँ, क्यों नहीं। अनाया ने लिफाफा खोला और फोटो निकाली और देखते ही कहा, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अनाया ने सबको फोटो दिखाई, सभी को बहुत पसंद आई। उस फोटो पर उस लड़की का नाम भी लिखा था, अनीका। शारदा जी, बहुत प्यारा नाम है। झनक, लेकिन ऋषभ भाई के लिए किसी छोटे शहर की लड़की क्यों? शारदा जी समझाते हुए बोली, झनक, बात छोटे या बड़े शहर की नहीं है, बात अच्छे और बुरे की है। लेकिन झनक ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अनाया, मुझे तो अनीका बहुत पसंद आई और मुझे पूरा यकीन है कि ऋषभ भाई भी इसे मना नहीं कर पाएंगे। मयंक और नेहा ऋषभ के भाई भाभी ऋषभ के कमरे में जाते हैं और देखते हैं ऋषभ अपने बेड पर लेटा हुआ है। मयंक, क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं भैया। नेहा, तुम अभी नीचे जो हुआ इसके बारे में सोच रहे हो ना? ऋषभ, भाभी, शादी मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मयंक, तो अब सोच लो, और वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। नेहा, ऋषभ, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है क्या? ऋषभ, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है,
लेकिन अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है। क्या मैं शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ? मयंक ऋषभ को समझाते हुए कहता है, तुझे पता है ऋषभ, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था। लेकिन तेरी भाभी के आने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। नेहा ने मुझे कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने हमेशा मुझे समझा है। इसीलिए कह रहा हूँ, लाइफ में हम सफ़र का होना बहुत ज़रूरी है और यही सही वक्त है शादी का। इस उम्र में तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। ऋषभ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें सही लगे तो बस एक बार उस लड़की से मिल लो। ये उसकी फ़ोटो है। नेहा वो फ़ोटो ऋषभ की टेबल पर रख देती है। फिर मयंक और नेहा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर तक ऋषभ उस लिफाफे को देखता है, फिर उसे हाथ में लेकर खोलता है और अनिका की फोटो को देखता है। ब्यूटीफुल, सिर्फ यही एक शब्द निकला ऋषभ के मुंह से। रात में सब खाना खाने आते हैं और सबकी नज़र ऋषभ पर ही होती है। ऋषभ, मैंने फैसला कर लिया है। अब है। कैसा फैसला भाई? हाँ भाई, जल्दी बताओ। शिवम, वरना हम सब खाना भी नहीं खा पाएंगे। मयंक, तुम सब चुप करोगे? ऋषभ, तू बोल। ऋषभ, मैं उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती है। अनाया, मैं जानती थी आपको अनिका बहुत पसंद आएगी। ये सुनकर सभी अनाया को ध्यान से देखने लगते हैं। शारदा जी, अनाया, तू अनिका को जानती है? अनाया, हाँ, मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त है अथर्व। अनिका उसी की बड़ी बहन है। मैं पहले से ही उनसे मिल चुकी हूँ और मुझे तो वो पहले से बहुत पसंद है। आलोक जी, अब हमारी अनाया उसकी तारीफ कर रही है, फिर तो लड़की अच्छी ही होगी। विकास जी, ठीक, तो मैं अशोक को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि उन्हें बता दे कि हम कल ही लड़की और उसके परिवार से मिलना चाहती हैं। फिर सभी खाना खाते हैं। अगले दिन अशोक अनिका के घर आ जाता है। अनिका की माँ आशा जी और उनके पिता अमित जी उनका स्वागत करते हैं। अनिका और अथर्व भी उनके पैर छूते हैं। अमित, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, अशोक ने कहा। अमित जी, कैसी खुशखबर? मैंने हमारी अनिका बिटिया के लिए लड़का ढूंढ लिया है और वो आज ही आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सभी हैरान और खुश हो जाते हैं। लड़का कौन है अशोक? अशोक ने उन्हें ऋषभ और उसके परिवार के बारे में सब बता दिया। लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? आशा जी ने कहा। अथर्व, सब हो जाएगा माँ, आप चिंता मत करो। अमित जी ने देखा अनिका कुछ सोच रही है। अमित जी, क्या हुआ बेटा? तुम्हें कोई समस्या है तो तुम बता सकती हो। अनिका, नहीं पापा, मैं जानती हूँ आप और माँ मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। अच्छा चलो, अब सब काम पर लग जाओ, बहुत काम करनी है। आशा जी, लेकिन ये शिवन्या कहाँ है? अथर्व, माँ शिवन्या दी बाहर गई है, आती ही होगी। आशा जी, ये लड़की भी ना दिन भर घूमती रहती है। अथर्व, उसे फ़ोन कर और बोल अभी घर आए। जी माँ। अथर्व शिवन्या को फ़ोन करता है और फिर सब तैयारी में लग जाती हैं। अनिका के कमरे में उसकी बहन शिवन्या उसको तैयार होने में मदद करती है। शिवन्या, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े घर से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अथर्व, शिवन्या दी, हमारी अनिका दी है इतनी अच्छी कि उनके लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा। तभी अनिका की माँ आशा जी वहाँ आती है। आशा जी, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अच्छा, मैं नीचे जाती हूँ। ठीक है, कहकर आशा जी वहाँ से चली जाती है। अथर्व भी उनके साथ चला जाता है। अनिका, शिवन्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ पापा को इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। शिवन्या, दी आप चिंता मत करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब ठीक होगा। कुछ देर बाद ऋषभ और उनके घर वाले वहाँ आ गए। अमित जी और आशा जी ने उनका स्वागत किया। ऋषभ ने अमित जी और आशा जी के पैर छुए। फिर सबने मिलकर बातें की। हेलो, अनाया ने अथर्व से कहा। हाय, अथर्व ने कहा। पर ऋषभ की नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। अनाया और शारदा जी ने ये देख लिया। शारदा जी, बहन जी, हमारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन हम जिससे मिलने आए हैं उसे तो बुलाइए। जी, मैं अभी अनिका को लेकर आती हूँ। आंटी, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आओ ना। फिर आशा और नेहा अनिका के कमरे में जाती है। नेहा, तुम तो फोटो से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो।
मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम नर्वस होगी, पर तुम्हें नर्वस होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये सुनकर अनिका अपना सिर हिला देती है। फिर तीनों नीचे जाते हैं। अनिका सभी बड़ों के पैर छूती है। ऋषभ सिर्फ उसे ही देख रहा होता है और अनिका यह महसूस करती है, लेकिन वो ऋषभ की तरफ नहीं देखती है। दादी बड़ी ही प्यारी गुड़िया है। फिर सब अनिका के से बात करते हैं। अनिका बड़ी ही अच्छे से सभी के सवालों का जवाब देती है। सब उसकी समझदारी पर बहुत खुश होते हैं। अभय, शिवम, समीर, झनक, मयंक और नेहा सभी। फिर आशा और नेहा अनिका के कमरे में जाती हैं। नेहा, तुम तो फोटो से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम नर्वस होगी, पर तुम्हें नर्वस होने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। यह सुनकर अनिका अपना सिर हिला देती है। फिर तीनों नीचे आते हैं। अनिका सभी बड़ों के पैर छूती है। ऋषभ सभी उसे देख रहा होता है और अनिका यह महसूस करती है, लेकिन वो ऋषभ की तरफ नहीं देखती है। दादी बड़ी ही प्यारी गुड़िया है। फिर सब अनिका से बात करते हैं। अनिका बड़ी ही अच्छे से सभी के सवालों का जवाब देती है। सब उसकी समझदारी पर बहुत खुश होते हैं। अभय, शिवम, समीर, झनक, मयंक और नेहा सभी अनिका से बात करती है। गीता जी, हम सब ने तो अनिका से बात कर ली, अब जिन्हें शादी करनी है उन्हें भी तो बात करनी चाहिए। आशा जी, हाँ जरूर। अनिका बेटा, ऋषभ को अपना कमरा दिखाओ। जी आइए, अनिका ने धीरे से ऋषभ से कहा। ऋषभ और अनिका वहाँ से चले गए। शिवन्या भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अभय ने उसे रोक दिया। आप कहाँ जा रही हैं? शिवन्या, आपसे मतलब? अभय, वैसे मेरा नाम अभय है, मैं ऋषभ भाई का छोटा भाई हूँ। शिवन्या, तो मैं क्या करूँ? अभय, कुछ नहीं, मैंने सोचा आपको बता दूँ। बता दिया, थैंक यू, कहकर शिवन्या वहाँ से चली गई। तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? अथर्व ने अनाया से पूछा। अनाया, बहुत अच्छा है। अथर्व, वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारे भैया का रिश्ता मेरी बहन से हो रहा है। पर मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा से ही अनिका दी बहुत पसंद थी, और अगर वो मेरी भाभी बनेगी तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। अथर्व, वैसे तुम्हें सिर्फ अनिका दी पसंद है? मतलब उनकी फैमिली में और भी तो लोग हैं, तुम्हें उन्हें भी पसंद कर सकती हो। अनाया, अभी के लिए तो सिर्फ अनिका दी पसंद है, बाद में कोई और पसंद आएगा तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकती, कहकर अनाया वहाँ से चली जाती है। और अथर्व मुस्कुराया। अनिका ऋषभ को अपने कमरे में लेकर गई। ऋषभ ने देखा अनिका का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद ऋषभ ने बोलना शुरू किया। हेलो, आई एम ऋषभ। मेरा नाम अनिका है, अनिका ने धीरे से कहा। अनिका अभी भी ऋषभ को नहीं देख रही थी। ऋषभ, अनिका, आज हम इसलिए मिले हैं कि आप अपने आने वाले कल के बारे में बात कर सके। तो परिवार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अनिका, परिवार किसी के लिए भी बहुत स्पेशल होता है। परिवार साथ हो तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ऋषभ, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो मेरे परिवार को जोड़कर रख सके। अनिका, मैं समझती हूँ, मेरे लिए भी मेरी फैमिली बहुत ज़रूरी है। ऋषभ, वैसे मैंने सुना है आप टीचर हैं। जी, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। ऋषभ, आप अपने जीवन साथी से क्या उम्मीद रखती हैं? अनिका, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो मेरी इज्जत करे और मेरी फैमिली की इज्जत करे। यू नो वोट, मैंने सोचा था कि मैं इस शादी के लिए ना कर दूंगा, बट तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। ये सुनकर अनिका उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ देर बाद अनिका ने अपनी आंखें झुका ली। फिर दोनों चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद ऋषभ ने कहा, चलो बहुत देर हो गई है। जी। फिर दोनों नीचे आ गए। शारदा जी, फिर क्या फैसला लिया तुम दोनों ने? ऋषभ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ मोम। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। आशा जी, अनिका, तुम भी अपना फैसला बता दो। अनिका शर्माती हुए, मैं तैयार हूँ माम। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। शारदा जी ने अनिका और को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है बेटा। और फिर गीता जी, नेहा, झनक और अनाया ने भी अनिका को गले लगा लिया। फिर सबने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। विकास जी, भाई साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट है। जी, कहिए ना।
हम चाहते हैं कि कल का डिनर आप लोग हमारे साथ करिए और वही बच्चों की शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। अमित जी, जी हमें मंजूर है। विकास जी, अच्छा अब हम चलते हैं। फिर अनिका ने विकास जी के पैर छुए, लेकिन उसने उसे रोक दिया और कहा, बेटा आप हमारे लिए झनक और अनाया जैसी ही है और हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। ये सुनकर आशा जी और अमित जी को बहुत खुशी हुई, ये जानकर कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला है। शिवन्या और अथर्व ने ऋषभ को बाय बोला। फिर सभी लोग बाहर चले गए। ऋषभ और अनिका सबसे आखिरी में थे। बाय ऋषभ ने धीरे से अनिका से कहा। बाय अनिका ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। ये देखकर उसके थोड़े पास आया और अपनी उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, जब किसी से बात करते हैं तो आंखों में देख के करते हैं। ऋषभ को अपना इतने करीब पाकर अनिका का दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने धीरे से ऋषभ की आंखों में देखते हुए कहा, बाय। ये देखकर ऋषभ मुस्कुराया और वहां से चला गया। अनिका की सांसें अभी भी तेज थी। रात में ऋषभ अपने कमरे में बैठा अनिका के बारे में सोच रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है, अंदर आ जाइए। उसके कमरे का दरवाजा खुला और अनाया अंदर आई। ऋषभ, प्रिंसेस आप कब से दरवाजा खटखटाने लगी? अनाया, आदत डाल रही हूँ भाई। वो क्या है ना, अब आपकी शादी होने वाली है तो मुझे आपके कमरे का दरवाजा खटखटा के आना पड़ेगा ना। वो क्या है ना, मैं अभी छोटी हूँ, अगर मैंने आपको और भाभी को किसी गलत हालत में देख लिया तो। अनाया ने ऋषभ को छेड़ते हुए कहा। ऋषभ ने कहा, अनाया। अनाया, अच्छा ठीक है, वैसे मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई थी। कैसा जरूरी काम? ऋषभ ने पूछा। अनाया ने उसे एक चिट्ठी दी जिस पर एक नंबर था। ये अनिका दी का नंबर है, मुझे पता है आपने उनसे नहीं लिया होगा तो मैंने अथर्व से ले लिया। थैंक यू प्रिंसेस। तभी अभय अंदर आया और कहा, क्या बात है अनाया, तूने तो भाई को खुश कर दिया। ऋषभ, अच्छा मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो तू खुश होगा। अभय, मैं क्यों खुश होगा? ऋषभ, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है तू कैसे शिवन्या को देखकर खुश हो रहा था। अनाया, भाई आपको शिवन्या दी पसंद आ गई? आप दोनों ना पागल हो गए हो, मुझे कोई पसंद नहीं आया। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर अभय बिना उन्हें देखे वहां से चला गया और अनाया और ऋषभ हंसने लगे। अच्छा भाई मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट प्रिंसेस। फिर अनाया वहां से चली गई। ऋषभ ने अनिका का नंबर अपने फोन में सेव किया, लेकिन वो सोच रहा था कि वो अनिका को फोन करे कि नहीं। अनिका, शिवन्या और अथर्व अनिका के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। शिवन्या, वैसे सच कहूँ दी, मुझे तो जीजू बहुत पसंद आए। हाँ मुझे भी। आपको कैसे लगे? ये सुनकर अनिका शर्माने लगी। शिवन्या, क्या दी, मुझसे क्या शर्माना, मैं बहन हूँ आपकी, बताओ ना कैसे लगे आपको जीजू? अनिका, वो बिल्कुल पापा की तरह है, एक समझदार इंसान। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या बात है? तभी अनिका का फोन बजा। अनिका ने देखा वो कोई अनजान नंबर था। अथर्व, शिवन्या दी, मुझे लगता है ये ऋषभ जीजू का नंबर है। अथर्व ने धीरे से शिवन्या से कहा। मुझे भी यही लगता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिवन्या ने कहा। अनिका दी, हम चलते हैं, गुड नाइट, शिवन्या ने कहा और फिर शिवन्या और अथर्व वहाँ से चले गए। अनिका को उनका ऐसे जाना बहुत अजीब लगा। फिर उसने फोन उठाया। अनिका, हेलो। हेलो। अनिका, कौन बोल रहा है? ऋषभ, यही सही है, मतलब आप अपने होने वाले पति को एक दिन में भूल गई। ये सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका घबराते हुए, सॉरी मुझे पता नहीं था यह आपका नंबर है। ऋषभ, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वैसे आप सो रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अनिका, नहीं, मैं बस शिवन्या और अथर्व से बात कर रही थी। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ देर के बाद ऋषभ ने कहा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। जी,
अनिका ने कहा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, ऋषभ ने कहा। अनिका जी। ऋषभ गुड नाइट। गुड नाइट। फिर ऋषभ ने फ़ोन रख दिया और दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन अनिका और उसके घर वाले ऋषभ के घर आए। सबने उनका स्वागत किया। आपका घर बहुत खूबसूरत है भाई साहब, अमित ने विकास जी से कहा। विकास जी, जी धन्यवाद। सभी अनिका से बातें करने लगे, लेकिन ऋषभ और अनिका एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा, माँ जब तक पंडित जी नहीं आते तब तक हम अनिका को घर दिखा देते हैं। शारदा जी, हाँ क्यों नहीं। फिर नेहा और अनाया अनिका को घर दिखाने ले जाते हैं और जाते हुए नेहा ऋषभ को इशारा कर देती है। नेहा और अनाया अनिका को पूरा घर दिखाते हैं और सबसे आखिर में ऋषभ के कमरे के बाहर आते हैं। अब यह कमरा आपको कोई और दिखाएगा भाभी, अनाया ने कहा। अनिका उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगी। तभी उसने देखा ऋषभ वहां आ गया। हम नीचे जा रहे हैं, आप दोनों जल्दी आएगा, नेहा ने कहा। फिर नेहा और अनाया नीचे चले गए। ऋषभ, चले, अनिका ने धीरे से अपना सर हिला दिया। फिर दोनों कमरे के अंदर गए। अनिका ने देखा कमरा काफी साफ सुथरा था। ऋषभ, और ये है हमारा कमरा। ये सुनकर अनिका उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। ऋषभ, क्या सही तो कहा मैंने, हमारी शादी होने वाली है तो हम दोनों का सब कुछ एक दूसरे का होगा ना। जी, वैसे तुम हमेशा ही इतना कम बोलती हो कि मेरे लिए यह स्पेशल ट्रीटमेंट है। जी ऐसा नहीं है, वो मैं अनिका बोल नहीं पा रही है। अच्छा रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऋषभ ने उसे संभालते हुए कहा। अनिका नीचे चले, और अनिका पलट कर जाने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ऋषभ के छूते ही अनिका के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऋषभ उसके पास आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ऋषभ ने धीरे से कहा। ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर शर्म आ गई। ऋषभ उसके अंदर चल रही हलचल को महसूस कर पा रहा था। उसने अनिका का हाथ छोड़ दिया और अनिका बिना उसे देखे वहां से चली गई। फिर दोनों नीचे आ गए। पंडित जी भी आ गए थे। दादी, पंडित जी हमारे बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त बताइए। पंडित जी ने दोनों कुंडलियां देखी और कहा, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है और आज से 4 दिन के बाद मंगनी और 20 दिन में शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है। आसल जी, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी। गीता जी, आप चिंता मत करिए बहन जी, सब हो जाएगा। झनक, ऋषभ भाई की शादी बहुत मजा आएगा। समीर, बिल्कुल। विकास, ऋषभ अनिका, तुम दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं है। जी नहीं पापा, जी नहीं, मतलब अब मैं आपको जीजू बोल सकती हूँ, शिवन्या ने ऋषभ से कहा। और मैं आपको भाभी, अभय ने अनिका से कहा। ये सुनकर ऋषभ और अनिका मुस्कुराने लगे। अगले दिन सभी लोग मिलकर शॉपिंग जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ऋषभ, अनाया, झनक, समीर, शिवम और मिहिर तैयार होकर नीचे आती हैं और देखते हैं एक आदमी वहां बैठा होता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अर्जुन भैया, अनाया जाकर उसे गले लगा लेती है। ऋषभ, अर्जुन कब आया तू, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं। अर्जुन, अनाया कह दे अपने भाई से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। ऋषभ, क्यों। अर्जुन, क्यों, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब तूने अपने लिए लड़की ढूंढ ली, शादी तय हो गई और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। लोग सही कहते हैं, जब इंसान को लड़की मिल जाती है ना तो दोस्त याद नहीं रहते, अर्जुन ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मयंक, भाई अर्जुन की बात तो सही है, मतलब ऋषभ, अर्जुन तेरा बचपन का दोस्त है और तूने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। ऋषभ, अर्जुन मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया,
मैं बस चाहता था कि मैं तुझे यह बात खुद बताऊं। अर्जुन, तू सच कह रहा है? अभि ने पूछा। ऋषभ, बिल्कुल। अर्जुन, चल ठीक है, इस बार तुझे माफ कर देता हूँ, चल अब गले लग जा। और ऋषभ को गले लगा लिया। अर्जुन, अच्छा अब ये बता, भाभी से कब मिला रहा है? समीर, आज ही। अभय, हाँ, हम सब भाई की सगाई के लिए शॉपिंग पर जा रहे हैं, भाभी भी आ रही है, आप भी चलो हमारे साथ। अर्जुन, ठीक है। फिर सब शॉपिंग के लिए निकल जाती है। मॉल में अनीका, शिवन्या और अथर्व सबका इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर में सब आ जाते हैं। अनीका भाभी, इनसे मिलिए, यह है अर्जुन भैया। यानी अर्जुन भैया, ऋषभ भाई की बेस्ट फ्रेंड अनाया ने अर्जुन को अनीका से मिलवाते हुए कहा। अर्जुन, हेलो अनीका जी, मैं अर्जुन। अनीका, हेलो। अर्जुन, वैसे अनीका जी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। शिवन्या, क्यों? क्योंकि अनीका कितनी प्यारी है और उसे यह गधा मिल गया। अर्जुन ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऋषभ गुस्से से अर्जुन को देखता है। जनक, अच्छा वे चले, शॉपिंग भी करनी है? हाँ चल। फिर सब अंदर चले गए। सभी शॉपिंग करने अंदर जाते हैं। सभी लड़कियां अपने लिए लहंगा देखती है। शिवन्या और अनाया एक एक करके बहुत सारे लहंगे अनीका को दिखाती हैं, लेकिन अनीका को कोई भी पसंद नहीं आता है। शिवन्या, क्या दी, आपको एक भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा है? तभी ऋषभ और अर्जुन वहां आते हैं। अर्जुन, क्या हो रहा है गर्ल्स? अनाया, हम अनीका भाभी के लिए लहंगा ले रही हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। शिवन्या, जीजू आप ही कोई लहंगा पसंद कर दीजिए ना। ऋषभ, ठीक है, लेकिन तुम्हारी दी को मेरी पसंद पसंद आएगी? अर्जुन, वो तो तेरी पसंद देखकर ही पता चलेगा। फिर ऋषभ कुछ लहंगे देखता है, जिसमें से उसे एक लाल और गोल्डन रंग का लहंगा बहुत पसंद आता है। शिवन्या, क्या बात है जीजू, यह तो बहुत सुंदर है, मेरे भाई की पसंद है इतनी अच्छी? अभय ने आती हुई कहा। शिवन्या, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने भी आपसे नहीं कहा, मैंने भाभी से कहा। भाभी आपको पसंद आया? अभय ने पूछा। जी बहुत सुंदर है, अनीका ने कहा। अनाया, तो फिर भाभी आप एक बार इसे पहनकर देख लीजिए। अनीका लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो लहंगा पहनकर बाहर आती है और ऋषभ उसे देखता ही रह जाता है। अनाया, क्या बात है भाभी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अनीका, थैंक यू। अनीका ने देखा ऋषभ उसे ही देख रहा था। यह देखकर अनीका शर्माने लगती है। अर्जुन ऋषभ के पास आता है और कहता है, ऋषभ मेरे भाई, माना कि भाभी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी फीलिंग्स को काबू में रखें। ये सुनकर ऋषभ अपना चेहरा घुमा लेता है। ऋषभ, क्या क्या बकवास कर रहा है, मैं उसे थोड़ी ना देख रहा था, तो बस ऐसे ही। अभय, कोई बात नहीं भाई, हमें पता है आप कहाँ देख रही थी, और सब हंसने लगे। तभी बाकी सब भी वहाँ आ जाती है। फिर सब लोग जेवर की दुकान पर जाते हैं। वहाँ अनाया को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है। अनाया उसे लेने वाली होती है, लेकिन झनक उसे ले लेती है। अनाया, यह तुमसे ज़्यादा मुझ पर अच्छा लगेगा, झनक ने कहा। हाँ दी, क्यों नहीं। तभी ऋषभ वहाँ आता है और दुकान वाले से कहता है, भैया ऐसा ही एक और हार आज शाम तक मेरे घर आ जाना चाहिए। लेकिन भाई, अनाया ने कहना चाहा, लेकिन ऋषभ ने उसे रोक लिया और कहा, मेरी प्रिंसेस को कुछ पसंद आए और उसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनकर अनाया उसे गले लगा लेती है। अनाया, आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। यह सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं और अनीका को ऋषभ की यह अच्छाई बहुत अच्छी लगती है। पूरा घर फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ है, क्योंकि आज ऋषभ और अनीका की सगाई है। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। शारदा जी नौकरों को कहते हुए, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां पूरी करो, मेहमानों के आने का समय हो गया है। गीता, जी आप शांत हो जाइए, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शारदा जी, गीता तुम जानती हो आज मेरे ऋषभ की सगाई है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रहे। माँ, कोई भी कमी नहीं होगी, नेहा ने आते हुए कहा। अच्छा चलो अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ,
मैं ऋषभ को देख कर आती हूँ, वो तैयार हुआ कि नहीं, कहकर शारदा ऋषभ के कमरे में चली जाती है। ऋषभ के कमरे में अनाया और अभय ऋषभ की मदद कर रहे होते हैं तैयार होने में। तभी शारदा वहाँ आती है और ऋषभ को देखते हुए कहती है, क्या बात है मेरा बेटा, आज बहुत हैंडसम लग रहा है, किसी की नज़र न लगे। कहती हुई शारदा ने ऋषभ के कान के पीछे काला टीका लगा दिया। ऋषभ, थैंक यू माँ, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। और हम, अनाया और अभय ने पूछा। तुम दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हो, शारदा ने कहा। कुछ देर बाद सारे मेहमान आ जाते हैं और अनिका और उसके घर वाले भी आ जाते हैं। शारदा और बाकी सब उनका स्वागत करते हैं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, दादी ने अनिका के चेहरे को छूते हुए कहा। शिवन्या, दादी हमारी अनिका दी तो हमेशा से अच्छी लगती है। अथर्व, दादी जीजू कहाँ हैं? अरे लो आ गया, नेहा ने सीढ़ियों से उतरते हुए ऋषभ को देखते हुए कहा। ऋषभ सबके पास आया और उसने अनिका की माँ के पैर छुए। जीते रहो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो, अनिका के पापा ने कहा। ऋषभ, थैंक यू पापा। ऋषभ ने अनिका को देखा, वो लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ और अनिका स्टेज पर आकर बैठ गए। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो, अभय ने शिवन्या से कहा। शिवन्या, मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। अभय, अच्छा, और ये आपको किसने कहा? कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, कहकर शिवन्या वहाँ से चली जाती है और अभय मुस्कुराने लगता है। जनक, अनाया, नेहा सब अनिका से बात कर रहे थे। भाभी, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज अनाया ने कहा। सगाई के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं, लेकिन तभी ऋषभ का फोन बजता है और वो फोन लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषभ वापस आता है और कहता है, माँ पापा, मुझे कल ही लखनऊ जाना है। यह सुनकर सब हैरान हो जाती है। विकास जी, ऐसे अचानक लखनऊ क्यों? ऋषभ, वो पापा, हमारे ऑफिस के नए प्रोजेक्ट के लिए। दादाजी, पर ऋषभ, तुम्हें क्यों जाना है? कोई और भी तो जा सकता है। ऋषभ, नहीं दादू, काम मैंने शुरू किया है तो मुझे ही जाना होगा। यह सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, खासकर अनिका, मयंक। वैसे ऋषभ, तुझे कितने दिन का काम है वहाँ? ऋषभ, 2 दिन का। क्यों भाई? मयंक, तो मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम सब लखनऊ चले, वहाँ हमारा एक घर भी है, ऋषभ का काम भी हो जाएगा और हमारी छुट्टियाँ भी। झनक, बहुत अच्छा आइडिया है भाई, वैसे भी कितने टाइम से हम सब कहीं बाहर नहीं गए हैं। विकास जी, हाँ सुझाव तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। दादी, हाँ तुम्हारे दादू और मैं भी। शारदा जी, एक काम करो, तुम सारे बच्चे चले जाओ और अनिका, शिवन्या और अथर्व को भी साथ ले जाओ। हाँ क्यों नहीं भाई साहब, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है? विकास ने अनिका के पापा से पूछा। नहीं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अनिका के पापा ने कहा। ऋषभ, हाँ लेकिन अगर आप सब भी आते तो ज़्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं बेटा, हम सब फिर कभी चलेंगे साथ में, दादू ने कहा। मयंक, तो ठीक है, कल हम सब लखनऊ जा रहे हैं, मैं टिकट्स करवा देता हूँ। हाँ बहुत मज़ा आएगा, अनाया ने खुश होते हुए कहा। हाँ शिवन्या दी, बहुत मज़ा आएगा, अनाया ने कहा। अच्छा भाई साहब, हम चलते हैं, विकास ने अनिका के पापा से कहा। फिर ऋषभ और अनिका ने सबका आशीर्वाद लिया और सभी जाने के लिए बाहर आ गए। सिर्फ अनिका और अर्जुन ही बचे थे। अर्जुन ने देखा कि ऋषभ अनिका से बात करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। अर्जुन, अनिका जी, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी, कहकर अनिका अंदर चली गई। उसे लेकर जल्दी बाहर आना और थैंक यू बाद में कह देना, अर्जुन ने ऋषभ से कहा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद अनिका पानी लेकर बाहर आई। उसने देखा अर्जुन वहाँ नहीं है। अनिका, अर्जुन कहाँ गए? मैं पानी लाई थी। ऋषभ अनिका के थोड़ा पास आया, जिसे देखकर अनिका थोड़ा नर्वस हो गई और नीचे देखने लगी। बाय, ऋषभ ने धीरे से कहा। अनिका, बाय। ऋषभ, जब किसी से बात करते हैं तो उसकी तरफ देखकर करते हैं। यह सुनकर अनिका ऋषभ की तरफ देखने लगी और धीरे से कहा, बाय। यह देखकर ऋषभ मुस्कुराया और बाहर चला गया। अगले दिन सब लोग
लखनऊ जाने के लिए निकलते हैं। सब एयरपोर्ट आते हैं और फ्लाइट में बैठ जाते हैं। शिवन्या अनिका के पास बैठने वाली होती है, तभी अभय वहाँ आता है और उससे कहता है, क्या कर रही हो? यहाँ भाई को बैठने दो, भाई और भाभी को थोड़ा समय बिताने दो अकेले में। बात तो सही है, फिर मैं कहाँ बैठूं? शिवन्या ने पूछा। अभय, तुम मेरे पास बैठ जाओ, और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, शिवन्या ने कहा। फिर अभय के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। ऋषभ और अनिका एक साथ बैठे थे। मयंक और नेहा एक साथ बैठे थे। झनक अपनी दोस्त रूपाली के साथ बैठी थी और शिवम और समीर एक साथ बैठे थे। अनाया और अथर्व एक साथ बैठे थे। प्लेन उड़ने वाला था और अनाया को डर लग रहा था। अथर्व ने देखा तो कहा, वैसे तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। अनाया ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्लेन उड़ने के बाद अनाया ने आंखें खोली। तुम ठीक हो? अथर्व ने पूछा। हाँ थैंक्स, अनाया ने कहा। अथर्व, कोई बात नहीं, हर किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। कुछ समय बाद सब लखनऊ पहुंच गए और ऋषभ के घर आ गए। शिवन्या, यह घर कितना सुंदर है। अनाया, सुंदर तो होगा ही, ऋषभ भाई की पसंद है। शिवम, हाँ लेकिन केयर टेकर कहाँ है? मयंक, वो छुट्टी पर है, उनका फोन आया था। क्या तो अब खाना कौन बनाएगा? समीर, हाँ भूख तो बहुत लगी है। अनिका, कोई बात नहीं, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। नेहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप जाइए, मैं बना लूँगी, अनिका ने कहा। नेहा, लेकिन अनिका। भाभी प्लीज, अनिका ने उसे रोकती हुई कहा। नेहा, ठीक है। फिर सब लोग अपने कमरे में चले गए और अनिका किचन में। कुछ समय बाद ऋषभ वहाँ आया और उसने देखा कि अनिका खाना बनाने में बिजी है। ऋषभ उसके पीछे आके खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कहा, क्या बन रहा है? ऋषभ के ऐसे अचानक बोलने से अनिका डर गई और उसने पलट के देखा। अनिका, आपने मुझे डरा दिया। अच्छा, आई एम सॉरी, ऋषभ ने कान पकड़ते हुए कहा। ऐसे ऋषभ बहुत प्यारा लग रहा था। अनिका बस उसे देखते रह गई। पर अनिका होश में आई और फिर से खाना बनाने में लग गई। वैसे क्या बना रही हो? ऋषभ उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला। अनिका, पास्ता, सैंडविच और जूस। ऋषभ, सैंडविच मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? अनिका, कुछ खास नहीं, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। ऋषभ, तुम्हें पता है तुम बहुत अलग हो। पता है, सब कहते हैं, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली। यह सुनकर अनिका उसकी तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं। अर्जुन, वैसे आगे का क्या प्लान है? आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम लोग वाटरफॉल देखने चले? झनक ने कहा। शिवन्या, हाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। ऋषभ, ठीक है चलते हैं। फिर सब लोग तैयार होकर वाटरफॉल पर आ जाते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। सब लोग पानी में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और बहुत मजा करते हैं। ऋषभ और अनिका नदी के किनारे घूम रहे थे। ऋषभ, तुम्हें ये जगह पसंद आई? अनिका खुश होते हुए। बहुत, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। अथर्व ने देखा अनाया एक जगह अकेले खड़ी है, तो वो उसके पास आया। अथर्व, अनाया तुम भी चलो ना। अनाया, नहीं, मैं नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। रहने दो अथर्व, वैसे भी इसे पानी से डर लगता है, वो नहीं आएगी, झनक ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। ये सुनकर अनाया उदास हो गई और वहाँ से चली गई। इसकी समस्या क्या है? जब देखो अनाया को परेशान करती रहती है। अथर्व ने झनक के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा। शिवन्या, तो चलो हम इसे परेशान कर देते हैं। अथर्व, कैसे? शिवन्या ने देखा झनक रूपाली के साथ पानी के किनारे खड़ी थी। शिवन्या उसके थोड़ा पास गई और उसे पानी में धक्का दे दिया। यह देखकर सब लोग हंसने लगे। झनक को यह देखकर बहुत गुस्सा आया।
ऋषभ और मयंक उसके पास आए। मयंक, जनक तो ठीक है ना? ऋषभ, और तुम पानी में कैसे गिर गई? यह सब इस अनाया ने किया है, जनक ने गुस्से में कहा। अनाया, मैंने कुछ नहीं किया दी। जनक, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब तूने ही किया है। नेहा, जनक बस सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, घर चलो सब। फिर सब घर आ गए। ऋषभ, जनक, क्या जरूरत थी सबके सामने ऐसा बोलने की? भाई आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी कोई गलती नहीं है, जनक ने थोड़ा तेज आवाज में बोला। अभय, जनक तुम ऋषभ भाई से इस तरह बात नहीं कर सकती। जनक, ओह प्लीज, अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरे भाई से किस तरह बात करनी है। जनक अपनी हद में रहो, समीर ने जनक को चुप कराते हुए कहा। आप मुझे क्यों कह रहे हैं समीर भाई? आप भी जानते हो और मैं भी कि जब से यह अभय और अनाया आए हैं तब से ऋषभ भी सिर्फ उनसे ही प्यार करते हैं, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। हमेशा सिर्फ अनाया और अभय ही होता है, जबकि ये दोनों हमारे सगे भाई बहन है ही नहीं। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले दिन अनिका और उसके घर वाले अनाया के जन्मदिन के लिए ऋषभ के घर आते हैं। अनिका और शिवन्या सबके साथ मिलकर पार्टी की तैयारी करती है। अथर्व अनाया के साथ कॉलेज में होता है। शिवन्या, दी मुझे अभी भी लगता है आपको जीजू को अपने बर्थडे के बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें बाद में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनिका, नहीं शिवन्या, हम नहीं बता सकते। आज अनाया का दिन है, हमें उसे खुश करना है। पर दी, शिवन्या कहने वाली होती है तभी अभय वहां आ जाता है। क्या बातें हो रही है? अभय ने पूछा। शिवन्या, तुमसे मतलब हम कुछ भी करें। अभय, देखा भाभी, आपकी बहन को बात करने की तमीज ही नहीं है। मैंने सीधा सा सवाल किया, ये नहीं कि उसका सीधा सा जवाब दे। शिवन्या उसे घूर के देखती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद अथर्व और अनाया घर वापस आते हैं। अनाया घर को सजा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनाया, सभी लोग उसे विश करते हैं। थैंक यू दादाजी। अनाया बेटा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, आप इस घर की बेटी है और यही सच है। और अभय, ये बात आपके लिए भी है। अभय, जी दादू। अनाया, आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। नेहा, थैंक यू बाद में कह लेना, पहले केक काटे। समर ने कहा। हाँ चलो। फिर सब केक काटने के लिए केक लेकर आते हैं, लेकिन केक एक नहीं दो होते हैं। शारदा जी, नेहा बेटा, दो दो केक क्यों? नेहा, माँ अब बर्थडे दो लोगों का है तो केक भी तो दो ही होने चाहिए ना। विकास जी, दो लोगों का, दूसरा किसका? अनिका का। ऋषभ ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी लोग हैरानी से अनिका को देखते हैं। भाई साहब, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ऋषभ के पिता ने अनिका के पिता से कहा। ऋषभ, जाने दीजिए पापा, ये लोग हमें अपना ही नहीं समझते। अनिका, ऐसा नहीं है शारदा जी, ऋषभ सही कह रहा है। अनिका, आपने सोचा भी कैसे कि हम अपनी एक बेटे की खुशी के लिए अपनी दूसरी बेटी को इग्नोर कर देंगे? अभय, भाभी आपने ये अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अनिका ने उदास होते हुए कहा। शारदा जी, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शारदा जी, यही कि आज के बाद आप या कोई भी हमसे कुछ नहीं छुपाएगा। अनिका, जी माँ, मैं वादा करती हूँ। नेहा, अच्छा छोड़िए ये सब, चलिए अब केक काटे। फिर अनिका और अनाया केक काटती है और सबको खिलाती है। अनिका केक लेकर ऋषभ के पास जाती है, लेकिन ऋषभ उसे बिना देखे वहां से चला जाता है। यह देखकर अनिका उदास हो जाती है। शिवन्या और अथर्व उसके पास आती हैं। अथर्व, लगता है जीजू अभी भी नाराज है। शिवन्या, नाराज तो होंगे ही ना दी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें जीजू से ये बात नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। कहते हुए अनिका ऋषभ के पीछे चली जाती है। ऋषभ अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होता है। अनिका उसके पास आती है और अपने कान पकड़ते हुए कहती है,
मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन अगर आप इस तरह मुझसे नाराज़ रहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, और जो तकलीफ तुमने मुझे दी उसका क्या? ऋषभ ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अनिका ने लगभग रोते हुए कहा। ऋषभ से उसका रोना नहीं देखा गया, इसीलिए उसने पलटकर अनिका को गले लगा लिया। ऋषभ, ठीक है, लेकिन आखिरी बार। यह सुनकर अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। एक बात हमेशा याद रखना अनिका, तुम भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितना मेरा परिवार। ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा। अनिका ने कुछ नहीं कहा और उसे गले लगा लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे, फिर वापस नीचे आ जाती हैं। अगले कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऋषभ को अपने ऑफिस के काम की वजह से कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ा। शारदा जी और अनाया अनिका से मिलने उसके घर आते हैं। अरे शारदा जी, आइए ना, आशा जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा। शारदा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। अनाया, भाभी आपको पता है कल ऋषभ भाई का बर्थडे है? शिवन्या, जीजू का बर्थडे? अनाया, हाँ, और हमेशा की तरह उन्हें याद नहीं होगा, इसीलिए हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। शारदा जी, और आप सबको कल आना है। आशा जी, जी हम जरूर आएंगे। फिर शारदा और अनाया वहाँ से चले जाते हैं। रात के समय शिवन्या अनिका के कमरे में आती है और देखती है कि अनिका कुछ सोच रही है। शिवन्या, क्या हुआ दी, आप क्या सोच रही हैं? अनिका, शिवन्या, कल ऋषभ जी वापस आ रहे हैं। कल सब उन्हें बहुत अच्छे से अच्छे तोहफे देंगे, लेकिन मैं क्या दूं उन्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, बस इतनी सी बात, आप जानते हो ना, जीजू बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें जो भी दोगे उन्हें बहुत पसंद आएगा। अब आप परेशान मत हो और सो जाओ, कल बहुत काम है, शिवन्या ने कहा और वहाँ से चली गई। अगले दिन ऋषभ और अर्जुन लंदन से वापस आ जाते हैं और गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकलते हैं। ऋषभ का फोन अर्जुन ने ले लिया था। अर्जुन, तू कब से मेरे फोन के साथ क्या कर रहा है? वापस दे मुझे मेरा फोन, ऋषभ ने चिढ़ते हुए कहा। अर्जुन, दे दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे पता है तुझे किसी स्पेशल को फोन करना है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा वेट तो कर ही सकता है ना। ऋषभ, तू ना किसी दिन पिटेगा मेरे हाथ से। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। ऋषभ हैरान हो जाता है, पूरा घर को फूलों से सजाया हुआ था। सरप्राइज, सबने एक साथ कहा। हैप्पी बर्थडे भाई, अनाया ने उसे गले लगाते हुए कहा। थैंक यू डॉल, मैं तो भूल ही गया था। ऋषभ ने कहा, हमें पता है तू भूल गया था, इसीलिए तो हमने ये सब किया। हैप्पी बर्थडे माय सन, शारदा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। थैंक यू मोम, अच्छा इसीलिए तू सुबह से मेरा फ़ोन लेकर घूम रहा था? ऋषभ ने अर्जुन को देखते हुए कहा। अब दोस्त के लिए उतना तो करना पड़ता है। हैप्पी बर्थडे, अर्जुन ने ऋषभ को गले लगाते हुए कहा। फिर बाकी सब ने भी ऋषभ को विश किया। मयंक, चलो अब केक कट करते हैं। अर्जुन, लेकिन केक है कहाँ? अभय, वो अनिका भाभी ला रही है। तभी अनिका केक लेकर आती है। अनिका ने एक खूबसूरत पिंक साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखते ही ऋषभ की नजरें उस पर थम गई। भाई, मुझे पता है भाभी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ऐसे मत घूरिए, सब है। हाँ, अभय ने धीरे से ऋषभ के कान में कहा। ये सुनते ही ऋषभ ने अपना चेहरा घुमा लिया। फिर ऋषभ ने केक काटा और सबने उसे उसके गिफ्ट दिए। भाई, सबने तो गिफ्ट दे दिए। अनिका भाभी, समीर भाभी, सिर्फ आप बची है। हाँ, हमें भी देखना है आप क्या लाई है भाई के लिए, झनक ने कहा। अनिका ने अपना गिफ्ट ऋषभ को दिया। ऋषभ ने उसे खोला, उसके अंदर एक छोटा सा रूम लैप था। अनाया, क्या बात है भाभी, आपका गिफ्ट तो कमाल का है। नेहा, हम सब जानते हैं कि ऋषभ को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। शारदा जी, अच्छा चलो अब सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। शिवन्या, जीजू यहाँ बोरिंग बैठने से अच्छा है कुछ खेलते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन खेले क्या? अथर्व, स्टिंडा बोतल खेलते हैं। अभय, परफेक्ट, मैं बोतल लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला गया। कुछ देर में खेल शुरू हो गया। सब पर एक एक करके बोतल रुक रही थी। लास्ट में बोतल ऋषभ पर आकर रुकती है। ऋषभ, क्या करना है मुझे? अर्जुन, ज्यादा कुछ नहीं, तुझे बस अनिका से अपने दिल की बात करनी है। ये सुनकर ऋषभ हैरान हो जाता है। चल ऋषभ, शुरू हो जा, अर्जुन ने कहा। कमोन भाई, अनाया ने कहा। ऋषभ अपनी जगह से उठा और अनिका के सामने आया और उसने कहना शुरू किया।
मुझे ये फिल्मों की तरह डायलॉग मारना नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे कभी शादी या गर्लफ्रेंड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद इतना ज़रूर जाना कि लाइफ में एक जीवन साथी का होना कितना ज़रूरी होता है। मैं खुश था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं उस खुशी को दिल से महसूस करने लगा हूँ। तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन ये चेंजेस बहुत खूबसूरत है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इतना कहकर ऋषभ उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना हाथ आगे करके उससे पूछता है, क्या तुम मेरी लाइफ में इस सफ़र में हमेशा मेरे साथ रहोगी? ये सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखते हैं। ऋषभ की बातें सुनकर अनिका की आंखें नम हो गई थी। उसने अपना हाथ ऋषभ के हाथ पर रखा और कहा, ऋषभ जी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे। तालियों की आवाज सुनकर ऋषभ और अनिका ने सबको देखा। उनके चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान थी। अर्जुन, क्या बात है मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। अभय, हाँ भाई, बहुत खूबसूरत। भाई, यू आर द बेस्ट, अनाया ने उसे गले लगाते हुए कहा। सभी, अच्छा अब गेम कंटिन्यू करें। फिर सब लोग खेलने के लिए बैठ जाते हैं। अब सिर्फ अभय और शिवन्या बचे थे। अभय, चलिए शिवन्या जी, अब आप हारने वाली है। वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। शिवन्या ने उसे देखते हुए कहा। फिर गेम शुरू होता है और शिवन्या हार जाती है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप हारने वाली हैं। ठीक है, क्या करना है मुझे? शिवन्या ने गुस्से से कहा। ऋषभ, शिवन्या, तुम्हारा जो मन है तुम कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनाया, हाँ शिवन्या दी, जो आपका मन करे। शिवन्या ने कुछ सोचा और फिर वहां रखा गिटार उठा लिया और गाना शुरू किया। माहिर माही मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। याद की तरह चमक रही थी उस जोगी की काया, मेरे द्वारे आकर उसने प्यार का आलम जगाया। अपने तन पर भस्म जमा के, अपने तन पर भस्म जमा के, सारी रैन वो जागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। सभी लोग शिवन्या के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन किसी और की आंखों में कुछ और ही चमक थी, जिसे हमारे ऋषभ ने जरूर देख लिया था। अनिका का परिवार अपने घर वापस चला गया था। रात के समय अभय, अनाया, समीर, अर्जुन और जनक ऋषभ के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। ऋषभ, वैसे आज शिवन्या ने बहुत अच्छा डांस किया नहीं? समीर, हाँ भाई, मैं तो फैन हो गया उसका, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तो मम्मा से कहने वाला हूँ कि उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। ऋषभ ने अभय को देखते हुए कहा। क्या लड़का, लेकिन क्यों? अभय ने हैरान होते हुए पूछा। ऋषभ, क्या मतलब है, क्यों? उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। अनाया, हाँ भाई, और वो तो इतनी अच्छी है कि कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर पाएगा। जनक, हाँ, और वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देगी। अबे, क्या मतलब ढूंढ लेगी? कोई माँ से कुछ नहीं कहेगा। अर्जुन, तू क्यों चिढ़ रहा है? हम शिवन्या की शादी की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे, अभय ने चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषभ, मैं जानता था, जिस तरह तू उसे देखता है ना, मैं पहले ही समझ गया था। अना, लेकिन भाई, ये सब कब कैसे हुआ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? तू तो छुपा रुस्तम निकला, हमें तो पता तक नहीं चलने दिया। सभी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। यह सुनकर अभय थोड़ा उदास हो गया, जिसे देखकर सब थोड़ा सीरियस हो गए। आदि, क्या हुआ है, बताओ हमें, ऋषभ ने पूछा। मैं और शिवन्या एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम सबको सब बताने वाले भी थे, लेकिन फिर अनिका भाभी का रिश्ता आया आपके लिए, और शिवन्या को लगा कि हमारी वजह से आपके और भाभी के रिश्ते पर कोई असर ना पड़ जाए, इसीलिए उसने खुद को मुझसे दूर कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। अभय ने उदास होते हुए कहा। ये शिवन्या भी ना, वो ऐसा कैसे कर सकती है? जनक ने गुस्से में कहा। नहीं जनक, शिवन्या अपनी जगह ठीक है और वो अपनी बहन की खुशी चाहती है बस, अर्जुन ने कहा। हाँ, और अब खुशी के लिए हमें कुछ करना होगा, तू चिंता मत कर। ऋषभ, अभय, मैं खुद शिवन्या से बात करूंगा, ओके? थैंक यू भाई, अभय ने कहा और उसे गले लगा लिया। अगले कुछ दिन शादी की तैयारी में निकल गए। ऋषभ ने अपना सारा
सारा काम निपटा रहा था ताकि शादी में कोई समस्या ना हो। एक दिन जब यो और अभय अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तभी ऋषभ का फोन बजा। हेलो, ऋषभ ने फोन उठाते हुए कहा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर वरुण बोल रहा हूँ। हमें सड़क पर एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी आईडी में उनका नाम अभय है। इंस्पेक्टर ने कहा। ये सुनकर ऋषभ हैरान हो गया। ऋषभ, अर्जुन कहाँ है? हमने उन्हें सिटी हॉस्पिटल भेज दिया है, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं अभी आ रहा हूँ, कहते हुए ऋषभ ने फोन काटा। क्या हुआ? अर्जुन ने उसे परेशान देखकर पूछा। अभय का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? अर्जुन ने हैरानी से कहा। फिर दोनों वहां से निकल गए। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए जहां डॉक्टर और इंस्पेक्टर थे। मैं ऋषभ हूँ, अभय का भाई। वो ठीक है ना? ऋषभ ने पूछा। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा। लेकिन कैसे? अर्जुन ने पूछा। उनकी गाड़ी को किसी ट्रक ने टक्कर मारी है और हमें ऐसा लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, इंस्पेक्टर ने कहा, जिसे सुनकर दोनों हैरान हो जाती है। ऋषभ, इंस्पेक्टर, जिसने भी ये किया है मुझे वो चाहिए। आप किसी भी तरह ढूंढिए उसे। आप चिंता मत करिए, जो भी होगा हमसे बच नहीं पाएगा, कहते हुए इंस्पेक्टर वहां से चला गया। कुछ देर में सब घर वाले भी वहां आ जाती है, सिवाय अनाया के और अनिका के। घर वाले भी सभी चिंतित थे। तभी ऋषभ को फिर से फोन आता है और जब वो फोन उठाता है तो वो एक बार फिर से हैरान हो जाता है। ऋषभ ने फोन पर बात की और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मयंक, क्या हुआ? उसके पास खड़े मयंक ने पूछा। ऋषभ, अनाया। अनाया, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? मयंक ने परेशान होते हुए पूछा। भाई आप यहाँ संभालो, मुझे अनाया के कॉलेज जाना है, अभी ऋषभ ने कहा और वहां से निकल गया। अर्जुन और समीर भी उसके साथ गए थे। कुछ देर में वो कॉलेज पहुंच जाती है। अनाया कहाँ है? ऋषभ ने टीचर से पूछा। टीचर, मेडिकल रूम में। ये सुनते ही सब मेडिकल रूम में जाते हैं जहां एक डॉक्टर अनाया के सर पर पट्टी बांध रहे थे। अनाया, ऋषभ उसके पास और गया और उसे गले लगा लिया। समीर, कैसे हुआ ये? पता नहीं भैया, एक गाड़ी तेजी से आई और उसने अनाया को टक्कर मार दी, उसके पास खड़े अथर्व ने कहा। अथर्व और अनाया का कॉलेज एक ही था। अर्जुन, अनाया तुम ठीक हो ना? अनाया, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। घर से फोन आया था कि अभय भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक है ना? ऋषभ, अभय ठीक है अनाया, तुम चिंता मत करो। समीर, अनाया को लेकर घर जाओ। अथर्व, तुम भी इनके साथ जाओ। जी जीजू, अथर्व ने कहा और फिर वो वहां से चले गए। अर्जुन, पहले अभय फिर अनाया, किसने किया है ये और क्यों? जिसने भी किया है गलती कर दी उसने, मेरे अपनों पर नजर डालकर। अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ऋषभ ने गुस्से से कहा। फिर वो हॉस्पिटल वापस जाते हैं। अभय की हालत अब ठीक थी। कुछ दिनों में अभय की तबीयत ठीक हो जाती है और डॉक्टर उसे घर भेज देते हैं। शाम के समय मयंक, ऋषभ, अर्जुन, ऋषभ के पापा सब एक कमरे में बैठे थे। विकास जी, ऋषभ तुम चिंता मत करो, मैंने अभय और अनाया की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अर्जुन, और पुलिस भी उन्हें ढूंढने में लगी है, जिसने भी किया है वो जल्दी पकड़े जाएंगे। मयंक, ऋषभ, कल से तेरी शादी की रस्में शुरू हो रही है, तो खुद को थोड़ा नॉर्मल कर। ऋषभ, कैसे नॉर्मल करूं भाई, मेरे भाई और बहन की जान खतरे में है, ऐसे में कैसे शादी पर ध्यान दे सकता हूं? मुझे लगता है हमें शादी की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। विकास जी ऋषभ को डांटते हुए। ऋषभ, बच्चों जैसी बातें मत करो, अभय और अनाया की चिंता हमें भी है, हम ख्याल रखेंगे उनका। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीजों पर ध्यान ना दें। मयंक, हाँ ऋषभ, और इस वक्त सभी टेंस है तो शादी के माहौल में उनका मूड ठीक हो जाएगा और अभय और अनाया भी खुश रहेंगे। अर्जुन, और सबसे जरूरी अनिका भाभी के बारे में सोच, इन सब में उनकी क्या गलती है, तो उन्हें किस बात की सजा देगा? ये सुनकर ऋषभ को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूँगा, ऋषभ ने कहा और वहां से उठकर चला गया। रात के समय ऋषभ अपने कमरे में लेटा था, तभी उसका फोन बजा। फोन अनिका का था। हेलो, ऋषभ ने फोन उठाते हुए कहा।
हेलो, कैसे है आप? अनिका ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और आई एम सॉरी, मैंने इतने दिन से तुम्हें एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ऋषभ ने कहा। अनिका, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। इस वक्त आपके लिए अभय और अनाया ही आपकी पहली जिम्मेदारी है। ऋषभ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे समझने के लिए। अनिका, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। अभी आप आराम से सो जाइए। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिन से आप बहुत परेशान हो गए, ठीक से सोए भी नहीं होंगे। हम कल मिलते हैं। ये सुनकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फ़ोन काट दिया। अर्जुन सही कह रहा था, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं दे सकता। वादा करता हूँ कि हमारी शादी वैसे ही होगी जैसा तुमने सोचा था। ऋषभ ने फोन की तरफ देखते हुए कहा और फिर फोन रखकर सो गया। अगले दिन सुबह सब लोग तैयार होकर हॉल में मिलते हैं। अर्जुन भी आ गया था। विकास जी, चलो अच्छा है, सब आ गए, अब हमें चलना चाहिए वरना पूजा के लिए देर हो जाएगी। ऋषभ समझाते हुए, लेकिन अभय, अनाया, तुम दोनों अपना ख्याल रखोगे, हम सबकी नज़रों के सामने रहोगे, समझे? अबे हाँ भाई, भाई आप टेंशन मत लो, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। अनाया, हाँ भाई। अर्जुन, ऋषभ तो चिंता मत कर, अभय और अनाया का ख्याल रखने के लिए हम सब है, तू बस पूजा पर ध्यान देना। फिर सब वहाँ से निकल जाती है। अनिका के घर पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। शिवन्या अनिका की मदद कर रही थी तैयार होने में और अथर्व बचे हुए काम निपटा रहा था। तभी सब लोग वहाँ जाते हैं। अनिका के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग अंदर जाते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और अर्जुन से टकरा जाती है। हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी में थे इसीलिए आपको नहीं देखा, उस लड़की ने हाँफते हुए कहा। लेकिन अर्जुन की नजरें तो उस पर रुक गई थी। वो बस एकटक उसे देख रहा था। और सिमरन बेटा, आप आज भी लेट हो गई, अनिका की माँ ने उससे कहा। हमें माफ कर दीजिए आंटी, घर से तो हम समय से निकले थे लेकिन रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। हम ही जानते हैं कितनी मुश्किल से पहुंचे थे यहाँ। अथर्व, कोई बात नहीं सिमरन दी, आप आ गई है, बहुत अच्छा हुआ। आपको पता है अमर भैया भी आने वाले हैं, सब साथ होंगे, बहुत मजा आएगा। ये सिमरन है अनिका की सबसे अच्छी दोस्त, सगाई वाले दिन ये शहर में नहीं थी, कल ही वापस आई है। और सिमरन ये अनिका के होने वाले ससुराल वाले। अनिका की माँ ने दोनों का परिचय कराया। सिमरन ऋषभ के पास गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आप जरूर ऋषभ जीजू है। शिवन्या ने हमें आपकी बहुत सारी पिक्स भेजी थी, लेकिन रियल में आप ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। थैंक यू, ऋषभ ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। फिर अथर्व ने अभय, अर्जुन, अनाया, समीर, मयंक, नेहा और झनक का भी परिचय सिमरन से करवाया। आंटी जी, मैं अनिका से मिलकर आती हूँ, कहते हुए सिमरन ऊपर चली गई। नेहा भी उसके साथ चली गई। सभी लोग बातों में लग गए, लेकिन अर्जुन का ध्यान अभी भी सीढ़ियों पर ही था, जिसे देखकर मयंक उसके पास आया और कहता है, अगर घूरना हो गया हो तो नजरें फेर लो वरना बहुत पिटाई होगी। ये सुनकर अर्जुन झेप गया और ऋषभ के पास चला गया। सिमरन और नेहा ऊपर अनिका के कमरे में जाते हैं। सिमरन को देखकर अनिका और शिवन्या बहुत खुश होते हैं। क्या बात है अनिका, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, देवर जी की तो नजरें ही नहीं हटेगी तुम पर से, नेहा ने उसे छेड़ते हुए कहा। यह सुनकर अनिका के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद सब लोग नीचे आते हैं और पूजा शुरू होती है। पंडित जी ऋषभ और अनिका के हाथ पर धागा बांधते हैं। ये धागा आप दोनों को शादी तक बांधे रखना है, पंडित जी ने कहा। कुछ देर में पूजा खत्म हो जाती है और शिवन्या सबको प्रसाद देती है। अथर्व सारा सामान अपनी जगह पर रख रहा होता है। मैं मदद करूं? अनाया ने उसके पास आकर पूछा। नहीं, मैं कर लूंगा, थैंक यू, अथर्व ने कहा। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, उस दिन अगर सही वक्त पर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं अनाया बोलते हुए रुक गई। अथर्व, मैं ऐसे कैसे तुम्हें कुछ भी होने दे सकता था अनाया, पर तुमने मुझे ये बात भाई या किसी और को बताने के लिए मना क्यों किया? अथर्व, अनाया, मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद की, कोई शाबाशी लेने के लिए नहीं, या इसलिए नहीं कि तुम जीजू की बहन हो। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, अनाया ने कहा और वहाँ से चली गई। सिमरन फोन पर किसी से बात कर रही थी कि अर्जुन वहाँ आता है। सिमरन फोन रख देती है। अर्जुन, हाय सिमरन, आप वही है ना जिससे मैं टकराई थी, लेकिन आप है कौन? अर्जुन, जिस तरह आप मेरी भाभी की सबसे अच्छी दोस्त है ना, वैसे ही मैं भी आपके जीजू का सबसे अच्छा दोस्त हूँ।
अच्छा, तो आप सिर्फ जीजू के दोस्त हैं और कुछ नहीं। अच्छा है, सिमरन ने कहा और वहाँ से चली गई और अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये सब कुछ ऋषभ देख रहा था। लगता है कोई प्यार की हवा चल रही है, हर कोई प्यार में पड़ रहा है। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका अपने कपड़े बदलने अपने कमरे में चली जाती है तो ऋषभ भी मौका पाकर उसके पीछे चला जाता है। आप यहाँ? अनिका ने हैरानी से पूछा। ऋषभ जी, क्यों मैं आ नहीं सकता? नहीं, सब नीचे है। तो आप? अनिका ने कहना चाहा, लेकिन उसे सब ही नहीं मिल रहे थे। ऋषभ, क्यों? आपको मेरे साथ अकेले यहाँ डर लग रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अनिका ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, जिसे देखकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषभ, वैसे मैं तुमसे थैंक यू और सॉरी बोलने आया था। किस लिए? अनिका ने पूछा। ऋषभ, सॉरी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें वो वक्त नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। और थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने मुझे समझा और मुझसे कोई शिकायत नहीं की। अनिका, आपको थैंक यू या सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त पर हम आपका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? ऋषभ अनिका के थोड़ा करीब आया, जिससे अनिका की घबराहट और बढ़ गई। ऋषभ ने आगे बढ़कर अनिका के माथे पर एक प्यार भरा किस किया। अनिका ने उसे महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे तुम मिली। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, ऋषभ ने कहा और फिर वहाँ से चला गया। दादाजी, हाँ शिवन्या बेटा, खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। जी अंकल, कहते हुए शिवन्या अंदर चली गई। मैं पानी पीकर आता हूँ, अभय ने कहा और बिना कुछ सुने शिवन्या के पीछे चला गया। शिवन्या ने कॉफ़ी बनाना शुरू किया। अभय भी वहाँ आ गया। शिवन्या ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अभय, अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन शिवन्या ने कुछ नहीं कहा। बस करो शिवन्या, और कितना नाटक करोगी? अभय ने लगभग झल्लाते हुए कहा। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, शिवांगी ने बिना उसे देखे हुए कहा। इतना आसान था तुम्हारे लिए वो सब कुछ भूलना जो हमारे बीच था? मैं जानता हूँ तुम वो सब नहीं भूली हो, तो क्यों खाना खाने के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे? शिवन्या, मैं आप सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। दादाजी, हाँ शिवन्या बेटा, खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। जी अंकल, कहती हुई शिवन्या अंदर चली गई। मैं पानी पी कर आता हूँ, अभय ने कहा और बिना कुछ सुने शिवन्या के पीछे चला गया। शिवन्या ने कॉफ़ी बनाना शुरू किया। अभय भी वहाँ आ गया। शिवन्या ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अभय, अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, लेकिन शिवन्या ने कुछ नहीं कहा। बस करो शिवन्या, और कितना नाटक करोगी? अभय ने लगभग झल्लाते हुए कहा। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, शिवन्या ने बिना उसे देखे हुए कहा। अभय, इतना आसान था तुम्हारे लिए वो सब कुछ भूलना जो हमारे बीच था? मैं जानता हूँ तुम वो सब नहीं भूली हो, तो क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे और खुद को? अभय प्लीज, हमारे बीच में जो भी था वो खत्म हो चुका है, मैं भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ, शिवन्या ने कहा। भूल जाऊं? ठीक है, भूल जाऊंगा। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अभय ने उसके बाजू को कस के पकड़ते हुए कहा। शिवन्या, अभय प्लीज छोड़ो मुझे। अभय, छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, बस एक बार बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलो शिवन्या। अभय के मुंह से शिवन्या सुनकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने अभय को गले से लगा लिया। करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन क्या करूँ? अगर मेरी वजह से दी और जीजू के रिश्ते पर कोई असर पड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, शिवन्या ने रोते हुए कहा। आदि कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी वहाँ कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा तो दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ अनिका थी। दीवो, शिवन्या ने कहना चाहा, लेकिन अनिका बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अब क्या होगा? शिवन्या ने परेशान होते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, मैं भाई को फोन करता हूँ, वो हैंडल कर लेंगे, अभय ने कहा और तुरंत ऋषभ को फोन करके सब कुछ बता दिया। अभय की बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, जिसे मयंक, नेहा, अनाया, समीर, झनक और अर्जुन ने देख लिया था और सब लोग दूसरी तरफ आ गए। क्या हुआ ऋषभ, सब ठीक है ना? मयंक ने उससे पूछा। ऋषभ, अनिका को शिवन्या और अभय के बारे में पता चल गया। नेहा, क्या पता, वो क्या सोच रही होगी? अनाया, हाँ भाई,
हमें कुछ करना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अनिका वहाँ आती जाती है और अभय और शिवन्या भी इसके पीछे आते हैं। अनिका, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा? अनिका के पापा ने पूछा। एक्चुअली पापा, वो अनिका ने कहना चाहा तो, लेकिन अथर्व ने उसे बीच में रोक दिया। दी कहना चाहती है कि वो बहुत ज्यादा थक गई है और उन्हें आराम करना है ना दी? अथर्व ने कहा। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अथर्व को भी सब पता है। अनिका ने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन कहा कुछ नहीं। हाँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए, शारदा जी ने कहा। माँ, आप लोग चलिए, हमें शादी के बारे में थोड़ी बात करनी है, तो हम थोड़ी देर में आते हैं, नेहा ने कहा। शारदा जी, ठीक है, लेकिन जल्दी आना और अनिका को आराम करने देना। नेहा जी। फिर सभी बड़े वहां से चले गए। अनिका के मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले गए। अथर्व, दी मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अमर भैया आने वाले हैं, वो आ गए फिर बात करते हैं। मतलब उन्हें भी पता है सिवाय मेरे, अनिका ने कहा और अपने कमरे में चली गई। दी को बहुत बुरा लगा है, वो बहुत नाराज है मुझसे, शिवन्या ने उदास होते हुए कहा। अथर्व, आप चिंता मत करो दी, अमर भैया दी को समझा देंगे। वैसे ये अमर है कौन? झनक ने पूछा। सिमरन, वो अनिका की बुआ के बेटी है और अंकल आंटी उन्हें बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है। इंजीनियर है कानपुर में। कुछ देर में एक हैंडसम सा लड़का वहां एंटर हो करता है। शिवन्या, सिमरन और अथर्व उसे देखकर खुश हो गए, वही बाकी सबके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। अमर भैया, थैंक गॉड आप आ गए। आपको पता है क्या हुआ? शिवन्या ने कहा। मुझे सब पता है बच्चा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, अमर ने उसे गले लगाते हुए कहा। फिर वो ऋषभ के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय अमर माथुर। हाय, नाइस टू मीट यू, अमर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। और तुम जरूर अभय होंगे, राइट? अमर ने अभय को देखते हुए कहा। जी, अभय ने कहा। फिर सब लोग अनिका के कमरे में जाते हैं। अनिका चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, उसके चेहरे पे उदासी थी। अनु, अमर ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है भाई, आप सबको पता था, सिर्फ मुझे नहीं, आप सबने इतना पराया कर दिया मुझे। अनिका ने लगभग रोते हुए कहा। अमर, ऐसा नहीं है अनु, हम में से कोई तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। हाँ अनिका, जब हमें इस बात का पता चला तो मैं खुद तुमसे बात करने वाला था, लेकिन फिर इतना सब हो गया, मौका ही नहीं मिला। ऋषभ ने उसे समझाते हुए कहा। दी, मैं जानती थी अगर आपको ये पता चल गया तो आप सबको जाके सब बता दोगे और इससे आपकी शादी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। शिवन्या ने कहा। अनुश्री का मकसद सिर्फ तेरी खुशी थी और कुछ नहीं, अमर ने कहा, और इसीलिए तूने अभय से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। तूने सोचा भी कैसे शिवन्या कि तेरी खुशियाँ छीन कर मैं खुश रह पाऊंगी? ऋषभ जी मेरे लिए बाद में आते हैं, पहले तू आती है, तेरी खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अनिका ने उसे डांटते हुए कहा। आई एम सॉरी दी, शिवन्या ने उसे गले लगाते हुए कहा। हम सबको भी माफ कर दो अनिका, नेहा ने कहा। अनिका, ठीक है, लेकिन पहले आप सब मुझसे वादा कीजिए कि आप सब मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, प्रोमिस, शिवन्या ने कहा और उसे गले लगा लिया। और बाकी सब ने भी। ऋषभ, अरे क्या कर रहे हो? सब लोग एक साथ ऐसे उसे गले लगाओगे तो दब जाएगी। क्या बात है भाई, तुझे बड़ी चिंता हो रही है? अर्जुन ने उसे छेड़ते हुए कहा। ऋषभ, मेरी बीवी है तो मुझे चिंता होगी ना? ये सुनकर सभी एक साथ हुटिंग करने लगे, जिसे सुनकर अनिका के चेहरे पर शर्म आ गई और ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान। फिर कुछ देर बाद ऋषभ और उसके परिवार वाले वहां से चले जाते हैं और साथ ही शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे। अनाया खुश होते हुए, आज मेहंदी की रस्म में बहुत मजा आएगा, मुझे ना बहुत पसंद है मेहंदी लगवाना। झनक, अनाया तुझे तो हर चीज पसंद है। शारदा जी, झनक कोई बहाना नहीं, आज तुझे भी मेहंदी लगवानी पड़ेगी। नहीं ना, आपको पता है ना मुझे ये मेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, झनक ने मुंह बनाते हुए कहा। दादी, कोई बहाना नहीं चलेगा बेटा, तेरे भाई की शादी है, मेहंदी तो लगवानी पड़ेगी। गीता जी, हाँ बेटा, और तुझे अकेले थोड़ा ना लगवानी है, ऋषभ भी तो लगवाएगा। मैं क्यों लगवाऊंगा? दादी, बेटा रस्म होती है, दूल्हे को भी मेहंदी लगवानी पड़ती है। हाँ भाई, वरना आपकी शादी कैंसल, अभय ने उसे छेड़ते हुए कहा। जिसके बदले में ऋषभ ने उसे कस के घूरा। और ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आपकी शादी ना हो, वरना इसकी और शिवन्या की शादी कैसे होगी? समीर ने खाते खाते कहा। लेकिन फिर अचानक उसने ध्यान नहीं दिया कि
क्या बोल गया और उसने देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं। विकास जी, क्या बोला तूने? कुछ नहीं पापा, आप तो जानते हैं ना, ये तो बकवास करते रहता है। मयंक ने बात बदलने के लिए कहा। लेकिन इसने अभय और शिवन्या के बारे में क्यों कहा? नहीं, ये इसने ऐसे ही नहीं बोला। समीर, पूरी बात क्या है? विकास जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, जिसे देखकर समीर डर गया और ऋषभ की तरफ देखने लगा। मुझे लगता है हमें बता देना चाहिए, वैसे भी कभी ना कभी तो बताना ही है, नेहा ने कहा। दादी, क्या बताना चाहिए? बात क्या है? दादी, एक्चुअली बात यह है कि अभय और शिवन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऋषभ ने कहा और फिर सारी बातें उन्हें बताई। इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? विकास जी ने गुस्से में कहा। अभय, नहीं डैड, ऐसा नहीं है, मैं बताने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि एक बार भाई की शादी अच्छे से हो जाए। विकास जी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऋषभ, डैड जाने दीजिए ना प्लीज। दादाजी, हाँ विकास, बच्चे का इरादा गलत नहीं था। हाँ, माफ कर दीजिए ना इसे, शारदा ने कहा। नहीं, आप लोग ही सोचिए, अगर इसने पहले बता दिया होता तो हम एक ही मंडप पे दोनों की शादी करवा देते। अब बेकार में दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, विकास ने नाटक करते हुए कहा। ये सुनकर पहले सब उनका चेहरा देखते हैं, फिर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डैड, डैड, अभय ने जाकर विकास को गले लगा लिया। विकास जी, सच कहूँ तो मुझे शारदा माँ और बाबूजी को शिवन्या पहले से ही बहुत पसंद थी और हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। आई लव यू डैड, अभय ने खुश होते हुए कहा। शारदा जी, और हाँ, तुम में से कोई भी, खासकर ऋषभ और अभय, तुम दोनों शिवन्या और अनिका को कुछ नहीं बताओगे, उनके लिए ये सरप्राइज होगा। फिर अभय ने सबको गले लगाया। शारदा, तो फिर आज रात को ही हम इन दोनों की शादी की बात कर लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, विकास ने कहा। फिर सब शाम की तैयारी में लग गए। शाम के समय एक बहुत आलीशान होटल में मेहंदी की फंक्शन की तैयारियां की गई थी। पूरा हॉल फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। सारी तैयारी मयंक और अर्जुन और शिवम ने खुद करवाई थी। सभी लोग हॉल में आ चुके थे और सबने मेहंदी की थीम के हिसाब से ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग हॉल में थे सिवाय अभय और अनाया की। सब उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। रस्म शुरू की जाए, अनिका की माँ ने कहा। शारदा, बहन जी थोड़ा देर रुक जाइए, अभय और अनाया आते ही होंगे, फिर रस्म शुरू करते हैं। अमर, लेकिन वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आई? ऋषभ, वो हमारे साथ ही आ रहे थे, बट लास्ट मोमेंट पर अनाया की ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अभय उसे नई ड्रेस लेने गया है, वो लोग बस आते ही होंगे। कुछ समय बीत गया लेकिन अभय और अनाया अभी तक नहीं आए थे। संगीत वालों के आने के बाद उन्होंने अपना संगीत शुरू कर दिया। कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। शिवन्या की नज़र सिर्फ दरवाजे पर ही थी और उसने दरवाजा की तरफ देखते हुए ही गाना शुरू किया। आज वे के मेरा मन घबराई, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ेक दिया, रास्ता उड़ेक दिया, रास्ता उड़ेक दिया। आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ेक दिया। अब हब की चिंता बढ़ने लगी थी। सभी लोग लगातार अभय और अनाया को फोन लगा रहे थे, लेकिन दोनों का ही फोन नहीं लग रहा था। तभी ऋषभ का फोन बजता है। वो फोन उठाता है, लेकिन फोन पर कुछ सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। ऋषभ के हाथ से फोन गिरने की वजह से सब लोग उसे देखने लगते हैं। ऋषभ, क्या हुआ? मयंक ने पूछा, लेकिन ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। विकास जी, ऋषभ क्या हुआ? किसका फोन था? ऋषभ, पुलिस इंस्पेक्टर का फोन था। उन्होंने बोला उन्हें जंगल किनारे एक जली हुई गाड़ी मिली है जिसमें 2 जली हुई लाशें हैं। दादाजी, तो क्या? ऋषभ, वो गाड़ी हमारी है, वो वही गाड़ी है जिसमें अभय और अनाया थे, ऋषभ ने लगभग हकलाते हुए कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। दादाजी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्जुन, हाँ ऋषभ, दादू सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं, हम वहाँ चलते हैं और उनकी गलतफहमी दूर कर देते हैं। मयंक, हाँ, और तब तक अनाया और अभय भी आ जाएंगे। लेकिन ऋषभ वहीं खड़ा हुआ था, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। अर्जुन, ऋषभ चल।
अर्जुन और मयंक ऋषभ को ले जाते हैं। अमर, अथर्व और शिवम भी, समीर भी उनके साथ जाते हैं। सभी लोग परेशान थे और सबसे ज्यादा परेशानी शिवन्या के चेहरे पर थी। अनिका उसे संभाल रही थी। सभी बस यही दुआ कर रहे थे कि वो सोच रही है ऐसा कुछ ना हो। ऋषभ और बाकी सब एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर उनका इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर उन्हें वो गाड़ी दिखाते हैं। अर्जुन, ये गाड़ी तो हमारी ही है जी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उन लाशों की भी पहचान कर ले, आपके भाई और बहन की है या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर प्लीज कुछ भी मत बोलिए, ऋषभ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हमारा ऋषभ शांत हो जाओ, वो सिर्फ अपना काम कर रही है। मयंक, इंस्पेक्टर हम आपके साथ चलते हैं। फिर इंस्पेक्टर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इधर घर वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? दादी ने बेचैनी से कहा। जनक, दादी शांत हो जाइए, भाई अभय और अनाया को लेकर आते ही होंगे। तभी सब वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सब उनके पास जाते हैं। शारदा जी, ऋषभ, मयंक, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पुलिस वालों की गलतफहमी दूर हो गई ना। और अभय और अनाया कहाँ है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, अभय और अनाया कहाँ है? शारदा ने फिर पूछा। वो नहीं आएंगे माँ, कभी नहीं आएंगे, ऋषभ ने बिना किसी भाव के कहा। ये सुनकर सभी हैरान हो गए और शारदा ने ऋषभ को एक थप्पड़ मारा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? शारदा ने चिल्लाते हुए कहा। मयंक, माँ ऋषभ सही कह रहा है, वो गाड़ी हमारी ही थी। ये सुनकर सभी लोग जैसे टूट गए। सभी की आंखों में आंसू निकलने लगे और शिवन्या तो बेहोश हो गई। अनिका ने उसे देखकर कहा, शिवन्या। उसे देखकर सब लोग उसके पास जाते हैं। अथर्व तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। लगता है उन्हें किसी तरह का कोई सदमा लगा है, इसी वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम में इन्हें होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चले गए। आशा जी, अनिका की माँ, लेकिन शिवन्या ऐसे क्यों बेहोश हो गई? अनिका, माँ शिवन्या और अभय एक दूसरे से प्यार करते हैं। विकास जी, और आज हम आपसे उनके रिश्ते की बात करने वाले थे। सभी की आंखों में आंसू थे। ये क्या हो गया? कहाँ हमारे घर को खुशियाँ आने वाली थी और यह क्या हो गया? दादी ने रोते हुए कहा। सारे मेहमान जा चुके थे, सिर्फ घर वाले ही बचे थे। 10 महीने बाद अभय और अनाया को गए 10 महीने बीत गए थे। उनके जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। ऋषभ के घर में सब चुप से हो गए थे। सब सिर्फ अपने काम में बिजी रहने लगे थे और शिवन्या को तो जैसे हंसना खेलना ही भूल गई थी। विकास जी, एक दिन सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। 10 महीने बीत चुके हैं, मुझे लगता है अब हमें ऋषभ और अनिका की शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन पापा, ऋषभ ने कहना चाहा, लेकिन शारदा जी ने उन्हें रोक दिया। शारदा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं बेटा, जो होना था वो तो हो गया। अब बाकी के परिवार की खुशी भी इसी में है। और अभय और अनाया भी तो यही चाहते थे ना। मयंक, माँ सही कह रही है ऋषभ। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे, और वहाँ से चला गया। का शारदा, आज ही मैं और आप जाके अनिका के घर वालों से बात करते हैं। कुछ देर बाद विकास और शारदा अनिका के घर जाके शादी की बात करते हैं और शादी की तारीख फिर से निकलवाते हैं। दोनों घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शिवन्या और अथर्व शादी की पूरी तैयारी कर रहे थे। अमर लगातार उन दोनों को देख रहा था। क्या देख रहे हो भाई? अनिका ने उसके पास आके पूछा। देख रही हूँ, अनिका इन दोनों को अपना दर्द छुपाकर खुश होने का नाटक कर रही है। शिवन्या की तकलीफ तो फिर भी सब जानते हैं। अमर, सब उसे संभाल रही है, लेकिन अथर्व, उसका दर्द तो किसी ने देखा ही नहीं। अनाया उसके लिए क्या मायने रखती थी, ये उसकी आंखों में साफ नजर आता है। अनिका, आप सही कह रहे हो भाई, और मुझे लगता है कि अगर ये शादी हो गई तो शिवन्या और अथर्व अपने दर्द से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ये शादी मैं नहीं करूंगी। ये सुनकर अमर हैरान हो जाता है। अमर, तुम पागल हो गई हो? अनिका, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो अगर तुमने ये शादी तोड़ दी तो शिवन्या और अथर्व अपने दर्द से बाहर आए या ना आए, लेकिन उनके सर पर ये बोझ जिंदगी भर रहेगा कि उनकी वजह से उनकी बहन की शादी नहीं हो पाई। क्या तुम ऐसा चाहती हो अनिका? अनिका, तुम्हें सिर्फ अपने भाई बहन के बारे में नहीं बल्कि उस परिवार के बारे में भी सोचना है। ऋषभ के बारे में सोचो, उसे भी तो तुम्हारी जरूरत है ना। अमर ने उसे समझाते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हो भाई। भैया,
मैं आपकी बात समझ गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं कहूँगी, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अमर ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन ऋषभ के घर में सभी मेहमान आ चुके थे और एक ऐसा मेहमान भी था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये थी ऋषभ की बुआ अलका देवी। अलका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादू ने गुस्से से कहा। दादाजी गुस्सा मत होइए, बुआ जी को यहाँ मैं लेकर आया हूँ, ऋषभ ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम भूल गया कि इसने क्या किया था हमारे साथ? दादी ने कहा। ऋषभ, दादी मैं जानता हूँ, लेकिन अभय और अनाया के जाने के बाद मैंने इतना जाना है कि अपनों से कभी ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है और बुआ जी को अपनी गलती का एहसास है। हाँ पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, अलका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। विकास, पापा माफ़ कर दीजिए दीदी को, आखिर ये हमारी अपनी है। ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हैं तो जब तक ऋषभ की शादी नहीं होती ये इस घर में रह सकती है, लेकिन मुझे माफ़ी की उम्मीद मत रखना, दादाजी ने कहा और वहां से चले गए। ऋषभ और अनिका की हल्दी की रस्म की तैयारी हो गई थी। दोनों की हल्दी एक साथ ही होनी थी। बीच में एक पर्दा लगा दिया गया था। सब एक एक करके दोनों को हल्दी लगाते हैं। शारदा, अब तुम दोनों जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को हल्दी मेहंदी की रस्म है। ऋषभ, अभी रस्म पूरी कहाँ हुई है माँ? अभी सबने हल्दी कहाँ लगाई है? दादी, लेकिन बेटा सब हल्दी लगा चुके हैं। ऋषभ, नहीं दादी, अभी दो बहुत खास लोग बाकी है। ये सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। तभी दो लोग वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं, अभय और अनाया थे। अभय और अनाया कहते हुए शारदा उनके पास आई और उन्हें गले लगा लिया। मेरे बच्चे, तुम दोनों जिंदा हो, तुम ठीक हो? शारदा ने रोते हुए कहा। अभय, हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है। फिर सबने उन्हें गले लगाया। अभय ने देखा शिवन्या बस चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अभय उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीती होगी, लेकिन हमें ये करना पड़ा। शिवन्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ वापस ले लिया और वहाँ से जाने लगी। लेकिन ऋषभ ने उसे रोक लिया। जाने से पहले जान तो लो कि ये सब क्या हुआ, ऋषभ ने कहा। विकास, हमें भी जानना है कि ये सब क्या है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम लोगों को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? मयंक, जरूरी था पापा, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलते तो शायद ये सच बाहर नहीं आता। तुम लोग साफ साफ बताओगे कि क्या बात है? दादाजी ने पूछा। ऋषभ, पापा, जब अभय और अनाया पर हमला हुआ था तभी मुझे लगा था कि ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसे अभय और अनाया से प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगाया और उसने मुझे उस इंसान का नाम बताया जो ये सब कर रहा था। विकास, किसने किया है? ये नाम बताओ उसका। ये सुनकर ऋषभ अलका की तरफ गया और कहा, अब अपने जुर्म को आप खुद बताएगी कि वो भी मैं बताऊं सबको? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अलका, तुमने किया ये सब? लेकिन क्यों? विकास ने चिल्लाते हुए कहा। अनाया, आपने ऐसा क्यों किया बुआ जी? आपको हमसे क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम मेरी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तुम दोनों हो। तुम दोनों अनाथ जब से इस घर में आए हो सब पर जादू कर रखा है। पापा जी ने तो सारी दौलत दे दी तुम लोगों को, वो दौलत जो मेरे और मेरे बच्चों की थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं रहने दूंगी, अलका ने गुस्से में कहा। लेकिन तभी दादाजी ने उसे कस के एक थप्पड़ मारा। खबरदार जो मेरे बच्चों के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। दादाजी, तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसमें इनका कोई दोष नहीं था, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। इनका छोड़ो, तुमने कभी हमारे बारे में सोचा? हमेशा अपने मन की, फिर चाहे किसी का फायदा हो या नुकसान, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मयंक, कार ब्लास्ट के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका था, इसीलिए हमने अभय और अनाया को पहले ही कार से निकाल दिया था। शिवम, लेकिन वो लाश? ऋषभ, वो अनजान थी, हम मुर्दा घर से लेकर आए थे। वो इतनी जली हुई थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। और इन सब में हमारा साथ अमर ने दिया क्योंकि उसका दोस्त एक डॉक्टर है। हम जानते थे कि अनाया और अभय की मौत की खबर सुनकर बुआ जी वापस जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसे ही। मयंक ने कहा। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें, और बुआ जी आप शुक्र मनाइए कि अभय और अनाया को कुछ नहीं हुआ, वरना आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाता, ऋषभ ने उसे घूरते हुए कहा। फिर पुलिस वहाँ उसे ले जाती है। दादाजी अभय से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा,
हमारी वजह से तुम दोनों को इतना कुछ सहना पड़ा। कैसी बात कर रहे हो आप दादाजी? भूल जाइए जो हुआ और एक नई शुरुआत करते हैं। अभय ने कहा, हाँ, और हमने तो अभी तक भाई को हल्दी भी लगाई नहीं, लगाई तो हल्दी लगाते हैं ना, अनाया ने खुश होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर अभय और अनाया ऋषभ और अनिका को हल्दी लगाती है। अगले दिन सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी थे। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद ऋषभ और अनिका की शादी होने वाली थी। अनिका अपने कमरे में बैठी थी, तभी नेहा और अनाया उसके पास आती है। अनाया, भाभी चलिए। अनिका, कहाँ? नेहा, वो तुम चलो, हम बताते हैं तुम्हें। और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। नेहा और अनाया उसे एक कमरे में ले गई। अनिका, हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं भाभी? अनाया, वो आपको अंदर जाने के बाद पता चल जाएगा, जाइए भाभी। लेकिन अनिका ने कहना चाहा। नेहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, हम हैं यहाँ पर। अनिका अंदर चली जाती है और देखती है कि कमरा बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और वो पलटकर देखती है। वहाँ ऋषभ होता है। अनिका, ऋषभ जी आप? ऋषभ, तुमसे कुछ कहना था। अनिका, अभी ऋषभ जी बाहर सब हमें ढूंढ रहे होंगे, बात बाद में कर लेंगे। ऋषभ, मुझे तो बात करनी है, वो अभी करना जरूरी है। क्या बात है ऋषभ जी? ऋषभ उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तुम्हें पता है, मुझे कभी भी शादी और प्यार जैसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में किसी के साथ होने से लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। हमारी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि तुम मुझे मिली। अनिका, मुझे तुमसे कहना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। अनिका, आई लव यू सो मच। ऋषभ ने उसे अपने मन की बात कह दी। ये सब सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। कुछ कहोगी नहीं? ऋषभ ने खड़े होते हुए कहा। ये सुनते ही अनिका ने उसे गले लगा लिया। ये देखकर ऋषभ हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने भी उसे गले लगा लिया। आई लव यू टू ऋषभ जी, अनिका ने उसे गले लगाते हुए कहा। ये सुनकर ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे गले लगाए खड़े रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुनते ही दोनों अलग हो जाती हैं। तभी नेहा और अनाया वहाँ आती है। नेहा, चलिए देवर जी, आपका समय समाप्त हुआ। अनाया, हाँ भाई, बाकी का रोमांस शादी के बाद कर लेना, वैसे भी आपकी शादी आज ही है। ये सुनते ही ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अनिका के चेहरे पर शर्म आ जाती है। अनाया और नेहा उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और अनिका को वहाँ से लेकर चले जाती हैं। ऋषभ अपने कमरे में वापस आ जाता है और देखता है कि अभय वहाँ बैठा कुछ सोच रहा है। क्या हुआ अभय? ऋषभ ने पूछा। अभय, कुछ नहीं भाई, मैं शिवन्या के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कल से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। ऋषभ, तू चिंता मत कर, शिवन्या बस वो सब भूल नहीं पा रही है, तो बस उसे थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। अबे भाई, मैंने कुछ सोचा है। शाम के समय ऋषभ की बारात निकलती है। सभी नाचते गाते मंडप तक पहुंचते हैं। अनिका की माँ ऋषभ की आरती उतारकर उसका स्वागत करती है। फिर ऋषभ आकर मंडप पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद शिवन्या अनिका को लेकर आती है। फिर पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। विवाह की सारी रस्में धीरे धीरे संपन्न होती है। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद विवाह संपन्न हो जाता है। ऋषभ और अनिका सभी बड़ों के पैर छूते हैं। सारी रस्में होने के बाद अनिका की विदाई होती है और ऋषभ अनिका को लेकर अपने घर आ जाता है। शारदा अनिका का स्वागत करती है और फिर बाकी सारी रस्में होती हैं। शारदा जी, अनाया बेटा, अनिका को अपने कमरे में लेकर जाओ और उसे थोड़ा आराम करने दो, शाम को रिसेप्शन है। जी माँ, अनाया ने कहा और अनिका को अपने साथ ले गई। शाम के समय अनिका रिसेप्शन के लिए तैयार होती है। अनाया, वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। सुंदर तो लगेगी ही ना, और वैसे भी रिसेप्शन के बाद तो अनिका को अपने कमरे में जाना है। क्यों अनिका? नेहा ने उसे छेड़ते हुए कहा, जिसे सुनकर अनिका शर्मा गई। नेहा, आप तो अभी से शर्मा रही है देवरानी जी, तो रात को आपका क्या हाल होगा? ये कहकर नेहा और अनाया हंसने लगती है। तभी वहाँ शारदा आती है।
शारदा, तुम दोनों क्यों परेशान कर रही हो मेरी बहू को? अनिका बेटा आप बहुत प्यारी लग रही है। अनिका, थैंक यू माँ। फिर सब लोग पार्टी वाली जगह चले गए। ऋषभ की नज़र जैसे ही अनिका पर पड़ी, वो बस उसे देखता ही रह गया। भाई कंट्रोल करिए, यहाँ सब लोग हैं, रात में आराम से देख लेना, कोई आपको नहीं रोकेगा। अभय, समीर और शिवम ने उसे छेड़ते हुए कहा। ये सुनते ही ऋषभ ने झेप कर अपनी नजरें घुमा ली। सारे मेहमान आ चुके थे। सभी ऋषभ और अनिका को आशीर्वाद और उपहार देते हैं। तभी अभय स्टेज पर आता है और माइक लेकर कहना शुरू करता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच कि आप सब मेरे भाई और भाभी को आशीर्वाद देने आए हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि ये खुशियाँ बहुत मुश्किल के बाद हमें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार में बहुत कुछ हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन बाकी सब ने तो अपनी तकलीफ दिखा दी। लेकिन कोई है जो अपनी तकलीफ, अपना दर्द दिखा भी नहीं पाया, और इसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शिवन्या। अभय ने शिवन्या को देखते हुए कहा। अमर, शिवन्या जा, अभय तुझे बुला रहा है। लेकिन शिवन्या ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं दी, जाओ, अथर्व ने उसे धकेलते हुए कहा। शिवन्या ने देखा सभी की नज़रें उस पर ही थी, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेज पर गई। शिवन्या, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। शिवन्या ने सबके सामने कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए अभय अपने घुटनों के बल पर बैठ गया और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर उसके सामने करते हुए कहा, शिवन्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? ये सब सुनकर शिवन्या हैरान थी, साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। शिवन्या ने नज़र घुमाकर अपने माँ और पापा की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में अपना सर हिला दिया। शिवन्या ने हाथ बढ़ाकर अभय को हाँ कह दिया। अभय ने वो अंगूठी शिवन्या की उंगली में पहना दी और सब लोग तालियां बजाने लगे। 1 साल बाद ऋषभ और अनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अनिका के आने के बाद ऋषभ के घर की खुशियां दुगुनी हो चुकी थी। सभी लोग अनिका से बहुत प्यार करते थे और अनिका को भी सबके साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज ऋषभ के घर की रौनक ही कुछ और थी, क्योंकि आज अभय की शादी थी। पूरे घर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। ऋषभ अपने कमरे में अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, ऋषभ ने परेशान होते हुए कहा। तभी शारदा और अनाया उसके कमरे में आती है। शारदा, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? ऋषभ, माँ, मैं कब से अपना कुर्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। अनाया, भाई आपका कुर्ता भाभी ने लॉन्ड्री में दिया है, शाम तक आ जाएगा। शारदा, 1 दिन के लिए? अनिका क्या गई, तूने तो पूरा घर सर पर उठा लिया। तो आपको उसे भेजना नहीं चाहिए था ना, ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा। शारदा जी, चुप कर, हम जानते हैं कि तू उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन तू शायद भूल रहा है कि उसकी बहन की शादी है, इसीलिए जितना हक हमारा उस पर है उतना ही उसके मायके का भी है, और हर रस्म में वो हमारी तरफ से रही तो शादी में उसके मायके में होना बनता है। अनाया, भाई आप जाकर अभय भैया की हेल्प कर दीजिए ना, वो कब से तैयार हो रही है, अभी तक नहीं हुए, और समीर भैया उनके साथ है, तो आप जानते हैं ना क्या होगा, उनसे कहिए कि जल्दी तैयार हो, वरना बारात निकल जाएगी और वो वहीं रह जाएंगे। फिर शारदा और अनाया वहाँ से चले गए। ये बहुत गलत बात है अनिका, आपने मुझे अपनी आदत लगा दी है। देखिए, मैं आपके बिना 1 दिन भी नहीं रह पा रहा हूँ, बस जल्दी से शादी हो जाए और आप मेरे पास वापस आ जाए। ऋषभ ने अपने फ़ोन में अनिका की फ़ोटो देखते हुए कहा। शाम के समय अभय की बारात शिवन्या के घर पहुँचती है। उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर शादी की रस्में शुरू होती है। ऋषभ देखता है कि अनिका ने बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था, वो बहुत सुंदर लग रही थी। ऋषभ की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, लेकिन जब अनिका उसके पास आती है तो ऋषभ उससे नाराज होने का नाटक करता है। अनिका, क्या हुआ, आप नाराज हैं? हाँ, लेकिन क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों? एक तो तुम मुझे छोड़कर चली गई, फिर मुझे एक बार भी फ़ोन भी नहीं किया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, ऋषभ ने बच्चों जैसे शिकायत करते हुए कहा।
ये सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अनिका, बात तो सही कह रहे हैं आप, फिर तो मुझे आपको मनाना चाहिए। ऋषभ, हाँ अनिका, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। ऋषभ, क्या? अनिका, वो एक्चुअली मेरी लाइफ में कोई और आ गया है और अब आपका प्यार बांटने वाला है। जिसे सुनकर ऋषभ हैरान हो जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, प्लीज बोलो, तुमने जो बोला वो झूठ है। ऋषभ ने परेशान होते हुए कहा। अनिका, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो बोला है वो सच है। ये सुनते ही ऋषभ की आंखें नम हो जाती हैं। ये देखकर अनिका उसके थोड़ा करीब आती है और उसके कानों में कहती है, अनिका, आपको जानना नहीं है कि वो कौन है? मुझे नहीं जानना, ऋषभ ने रूखे स्वर में कहा। ये सुनकर अनिका ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपने पेट पे के ऊपर रख दिया। ये आने वाला है हमारे बीच, हमारे प्यार की निशानी, अनिका ने धीरे से ऋषभ के कान में कहा। उसका मतलब समझकर ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत उसे गले लगा लेता है। ऋषभ की आंखें खुशी से नम थी। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर जाता हूँ। दोबारा ऐसा मजाक कभी मत करना। तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, ऋषभ ने कहा। अनिका, मैं समझती हूँ, मुझे भी आज सुबह ही पता चला, लेकिन मैं आपको सामने से बताना चाहती थी। कुछ देर में अभय और शिवन्या की शादी हो जाती है। वो सब घर वापस आ जाते हैं। घर आकर ऋषभ और अनिका सबको खुशखबरी सुनाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब लोग अनिका का बहुत ख्याल रखते हैं, खासकर ऋषभ। फिर 9 महीने बाद अनिका एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म देती है, जिसका नाम आसी रखते हैं। सब बारी बारी से आसी को गोद में लेते हैं। पूरा परिवार खुश है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।